सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 पे डिसीजन के हमने यूनिट 4 तक अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 इसका कंप्लीटली पूरा देख लिया है, जहाँ पे हमने 4 चैप्टर तक 4 चैप्टर तक हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इवन एक तरह से पूरा रिवीजन ही किए हैं और वहाँ पे जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप पेपर उठा के देखेंगे आपके ने एग्जाम का मतलब जब जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जब भी आपको पेपर जैसे ही मिलेगा तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे कि मोस्टली क्वेश्चंस जो यहाँ पे क्लास में आप लोग देख रहे हैं यहीं से मिलते जुलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा जो आज से इस वाले लेक्चर पे जो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो यूनिट 4 के अलावा जितने भी हमारे चैप्टर अब बाकी हैं, यूनिट 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये सारे आज के इस लेक्चर पे हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे देखो चैप्टर 5 है ये, तो इसका नाम क्या है? टीसीपी आईपी एड्रेसिंग। अब यहाँ पे जो ये टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है? ये चीज़। लेकिन जो यहाँ पे ये अब जो ये नया टॉपिक इसमें आ गया, ये है एड्रेसिंग वाला। तो जनरली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है कि एड्रेसिंग रियल में है क्या, है ना? तो इस पे भी क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं इसका कि कौन-कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। तो देखिए एड्रेसिंग यहाँ पे दिख गया ना, क्योंकि ये एड्रेसिंग से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर ही है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया, फिर IPv4 एड्रेसिंग, और ये देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सा एड्रेसिंग आ गया, एड्रेसिंग SPAC एंड नोटेशन। फिर एक क्लासफुल एड्रेसिंग, इसमें डिफरेंट IP एड्रेस आ गए और इसकी क्लासेस जो भी हैं, क्लासेस एंड ब्लॉक आ गए। फिर नेट ID होस्ट, मतलब इससे पूरा एड्रेसिंग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं सब कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेसिंग है क्या रियल में। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो एड्रेसिंग आप जैसा कि पता है आपको कि पूरा ये थ्योरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लिख-लिख के पूरा काम करने वाले हैं नहीं, सब कुछ यहाँ पे आपको एक एक वे में रीड करना है इसे, है ना? कम टाइम पे आपको क्या करना है, इसे रीड करना है और चीज़ों को समझना है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सबकी सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट को समझना है। तो एड्रेसिंग का रियल में मतलब क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होस्ट को एड्रेस असाइन किए जाते हैं। अब होस्ट मैंने आपको कल भी बताया था, एक स्टार टोपोलॉजी का नाम लिए थे ना, यहाँ पे हब बनाए थे, होस्ट बनाए थे, है ना? ये फिर आप जब भी वेबसाइट आप पब्लिश करते हैं तो उसकी होस्टिंग करते हैं कुछ, तो वहाँ पे भी होस्टिंग का नाम सुनते हैं। सर्वर पे जब भी आप होस्ट करना होता है, तो यहाँ पे होस्टिंग कुछ या होस्ट नया नाम नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होस्ट को एड्रेस असाइन किए जाते हैं। तो किसे एड्रेस असाइन किए जाते हैं? होस्ट को। किसके अंतर्गत? कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है? अब एड्रेसिंग को नेटवर्क लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कि कौन सी लेयर के द्वारा? नेटवर्क लेयर के द्वारा। अब यहाँ पे OSI मॉडल पे हमने पूरी मल्टीपल लेयर देखी थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है तो वही लेयर है यहाँ पे कि एड्रेसिंग को नेटवर्क लेयर के द्वारा, किसके लेयर के द्वारा, कौन सी लेयर के द्वारा? नेटवर्क लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर बात करें कि जो नेटवर्क लेयर का जो सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो कौन सा है? एड्रेसिंग का। ठीक है? तो एड्रेसिंग को नेटवर्क लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है ना? यहाँ तक पॉइंट दोनों क्लियर है? इसमें यूनिक एड्रेस के माध्यम से, अब एड्रेस तो सबका यूनिक ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा एड्रेस और आपका एड्रेस जो मकान का नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, ऐसा तो कभी है नहीं। एड्रेस सबका क्या रहेगा? अलग ही रहता है। तो इसमें यूनिक एड्रेस एड्रेस के माध्यम से होस्ट को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है? तो एकदम ईजी पॉइंट है तीनों। तो एड्रेसिंग के अंतर्गत इन तीनों पॉइंट को आप लोग समझ लेंगे। फिर यहाँ पे जो एड्रेसिंग है इसके दो टाइप होते हैं, कौन-कौन से? पहला हार्डवेयर एड्रेसिंग और दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग। कौन-कौन से? हार्डवेयर और लॉजिकल। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एड्रेसिंग क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं आपके एग्जाम में? तो आपको एड्रेसिंग के बारे में समझाना है इस पॉइंट वाइज, और हमेशा जब भी एग्जाम में लिखना है आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। समझ पा रहे हैं ना? तो पॉइंट वाइज आप बना के लिखेंगे तो ज़्यादा आप देखेंगे कि इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स में भी, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे वहाँ पे। तो एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है, कौन-कौन सी? हार्डवेयर एड्रेसिंग और दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग। तो हम दोनों के इसमें समझते हैं कि हार्डवेयर एड्रेसिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग का जो इस्तेमाल होता है होस्ट को
लोकल एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर एड्रेसिंग का मतलब क्या है, जो होस्ट है उसको लोकल एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और लॉजिकल एड्रेसिंग का जो प्रयोग किया होता है वो होस्ट को नेटवर्क लेवल पर, ये कौन सा लेवल पर, तो लोकल एरिया पर, और इसका जो लॉजिकल है उससे कहाँ पे होस्ट का प्रयोग होस्ट को नेटवर्क लेवल पर आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, हार्डवेयर एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग में। इन दोनों तरह की एड्रेसिंग के बारे में यहाँ पे हम समझ सकते हैं, नीचे बताया जा रहा है। तो हार्डवेयर एड्रेसिंग, तो सबसे पहले अब हार्डवेयर के पूरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तो डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया कि हार्डवेयर एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है जनरली। अब यहाँ पे पूरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि हार्डवेयर एड्रेसिंग का रियल में मतलब है क्या। एक हार्डवेयर एड्रेस की मदद से, हम जो हार्डवेयर एड्रेस होता है इसकी मदद से लोकल एरिया नेटवर्क में होस्ट को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। इतना तो हमने पढ़ लिया। यदि आप OSI मॉडल के अनुसार देखें तो लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पर हार्डवेयर एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने OSI मॉडल यहाँ पे पढ़े हैं उसमें जितने भी लेयर हम लोगों ने देखा था 7 लेयर, अब उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो बार बार लेयर का यहाँ पे यूज हम देखेंगे कि कहाँ पे किसका क्या नाम आ रहा है, किसके लिए क्या यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप OSI मॉडल के अनुसार देखें तो लेयर 2 मतलब लेयर 2 कौन सी हमारी डेटा लिंक लेयर पर हार्डवेयर एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। अब हार्डवेयर एड्रेस को मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, क्या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे हार्डवेयर जो एड्रेस है इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस को नेटवर्क इंटरनेट फेस, जो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं NIC, पर हार्ड कोड किया जाता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में इतने पॉइंट भी आप लोग लिख लेते हैं जनरली तो बहुत है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है। मैक एड्रेस की जो साइज होती है वो 48 बिट होती है। अब बिट का मतलब क्या होता है, जो बिट का कलेक्शन होता है वो बाइट कहलाता है। क्या बिट का कलेक्शन बाइट कहलाता है। कितने, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको पता होगा। तो मैक एड्रेसिंग की साइज 48 मतलब 48 बिट की होती है। एक मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल के रूप में, अब हेक्साडेसिमल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक 0 से 1 जो भी यहाँ पे कुछ नॉर्मल फॉर्म में बिट के फॉर्म में होता है, फिर बाद में कुछ डिजिट के बाद वहाँ पे अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा जाने लगता है, जैसे कि आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो मैक एड्रेस की जो साइज होती है वो 48 बिट होती है। एक मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैक एड्रेस किस तरह से है। यहाँ पे देखेंगे 06:5E। अब देखो ये जो E है ये हेक्साडेसिमल, 39 AD DD 2C, तो ये सब क्या है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसका ये मैक एड्रेस का ये यहाँ पे एग्जांपल है। इस फॉर्म में आप मैक एड्रेस के नीचे उसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये मैक एड्रेस है, जैसे एड्रेसिंग के फॉर्म में कुछ लिखेंगे तो। अब मैक एड्रेस की जो पहली 6 डिजिट है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब जो इसके पहली जो 6 डिजिट है, कितनी डिजिट, 6 डिजिट है, 1 2, ये 2 का कलेक्शन 1, तो 2 2 4 6 हो गए। तो पहले जो 6 डिजिट से NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के मैन्युफैक्चरर निर्माता को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इन शुरुआती 6 बिट को OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर भी कहते हैं। बाकी के जो इसके अलावा जो 6 डिजिट हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इस्तेमाल होस्ट को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इन लास्ट 6 डिजिट को होस्ट ID भी कहते हैं। जो वाली लास्ट 6 डिजिट है ना, इन्हें हम होस्ट ID भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैक के बारे में यहाँ पे आप लोग समझ गए पूरा। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर एड्रेसिंग है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे आप आ जाता है हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग। तो जिस तरह से हम लोगों ने मैक एड्रेसिंग के बारे में समझा, हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में, और यहाँ पे हमने मैक देखा मैक के बारे में, और यहाँ पे लॉजिकल के बारे में समझते हैं। तो OSI मॉडल के अनुसार देखें तो नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग के माध्यम से आप किसी होस्ट को पूरे नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस सॉरी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से सेपरेट मतलब अलग भी करते हैं। लॉजिकल एड्रेस कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। लॉजिकल एड्रेस को IP एड्रेस कहते हैं। क्या, IP एड्रेस। अभी IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था पार्ट 1 पे, तो मुझे लगता है कि तुम लोग उससे मतलब क्या कहते हैं, रिपीट कर लोगे, समझ लोगे कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। IP एड्रेसिंग की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 32 बिट। कितनी, 32 बिट होती है। एक IP एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने मैक एड्रेस देखा, 2 पार्ट में यहाँ पे भी डिवाइड हुआ, 6 इसे काउंट कर लिया गया, और 6 जो बाद के बचे हुए हैं उन्हें कुछ और नाम दे दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे वैसे ही है, आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो 32 बिट का होता है। एक आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है नेटवर्क आईडी, जिससे जो पहला पार्ट है उसका क्या नाम है? नेटवर्क आईडी, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि होस्ट का नेटवर्क क्या है। किसका? होस्ट का नेटवर्क क्या है। जो मतलब आईपी एड्रेस जो भी लिखा है उसका जो पहला पार्ट होता है वहां पे क्या आइडेंटिफाई किया जाता है कि होस्ट का नेटवर्क क्या है। इसे क्या बोल देते हैं? नेटवर्क आईडी बोल देते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट आईडी। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आईपी एड्रेस है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले वालों को क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी। और दूसरे वालों को क्या बोलते हैं? होस्ट आईडी बोलते हैं, जिससे होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है उससे क्या किया जाता है? जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि होस्ट का नेटवर्क क्या है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये मुझे लगता है कि ये लॉजिकल एड्रेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत, लॉजिकल एड्रेसिंग के अंतर्गत, इन्हें भी समझ लेते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जिम्मेदार होता है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेन, किसके लिए? लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल दो कार्यों को परफॉर्म करता है। पहला लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा है राउटिंग। राउटिंग के माध्यम से एक पैकेट को सही नेटवर्क में फॉरवर्ड किया जाता है। पैकेट मैंने आपको बताया था, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लिया जाता है। कब बताया था? इससे पहले वाले लेक्चर में। इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरह की एड्रेसिंग प्रदान करता है। एक होता है IPv4 एड्रेसिंग और दूसरी होती है IPv6 एड्रेसिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा एड्रेसिंग कितने पार्ट की होती है? दो प्रकार के, हार्डवेयर एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लेकिन हार्डवेयर एड्रेसिंग के अंतर्गत हमने क्या बोला? मैक एड्रेसिंग हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग है इसके अंतर्गत हमने आईपी एड्रेस के बारे में समझा। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या होता है? आईपी दो तरह की एड्रेसिंग प्रदान करता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी जो है वो दो तरह की एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? एक IPv4 एड्रेसिंग मतलब, और दूसरा हो गया IPv6। मतलब अभी तक हम जो IPv4 हमें दिख रहा था या फिर IPv6 है, वो किस तरह की एड्रेसिंग है? किसके अंतर्गत ये एड्रेसिंग आती है? वो आईपी एड्रेस के अंदर ही ये वाली दोनों एड्रेसिंग आती है ना। तो दो पार्ट में वो एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले का नाम क्या है? IPv4 एड्रेसिंग, और दूसरे का नाम क्या है हमारा? IPv6 एड्रेसिंग। सिंपल है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब IPv4 जो एड्रेसिंग होती है वो भी कितने बिट की होती है? 32 बिट एड्रेस को असाइन किया जाता है। और इस तरह के आईपी एड्रेस में 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी नंबर है, ये आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। तो और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इन्हें पढ़ लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे IPv4 एड्रेसिंग में क्या होता है? 32 बिट एड्रेसिंग को असाइन किया जाता है। इस तरह के आईपी एड्रेस में 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं। अब देखो उदाहरण के माध्यम समझे हम। तो देखो 192.10.2.1। तो यहाँ पे क्या है? एक उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, फर्स्ट जो 8 बिट के हैं ये ऑक्टेट है। ये सेकंड 8 बिट, सेकंड ऑक्टेट हो गए, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे देखो फोर्थ है, यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया है 8 बिट के 4 ऑक्टेट हैं। तो पहला 8 बिट का ये ऑक्टेट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो मुझे लगता है बीच वाले आप लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में समझ लिया। किसके अंतर्गत? लॉजिकल एड्रेसिंग के अंतर्गत। तो कितने प्रकार का जो एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है आईपी एड्रेस? दो प्रकार का। कौन कौन सा? IPv4 एंड IPv6। सिंपल है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे कुछ क्लास हैं, ये भी जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इस हेडिंग को, इस पॉइंट को डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आईपी एड्रेस की जो क्लासेस हैं उनके बारे में डिफाइन करो। तो यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन जो बन जाएगा क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, तो इसके बारे में समझते हैं। तो IPv4 एड्रेसिंग को 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। किसे? यहाँ पे जो एड्रेसिंग के अंतर्गत आ रहे थे ना, आईपी एड्रेसिंग के अंतर्गत दो पार्ट, कौन कौन सा? IPv4 एंड IPv6। तो यहाँ पे जो IPv4 है इसके अंतर्गत क्या होता है कि IPv4 एड्रेसिंग को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है। आईपी एड्रेस किस क्लास का है या आप आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की रेंज देखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं कौन सी क्लास का है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला यहाँ पे विजुअल है, मुझे लगता है ब्लर हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग समझ लेना इसे। तो यहाँ पे देखें क्लास के अंतर्गत मैं रीड कर देता हूँ। क्लास के अंतर्गत यहाँ पे 4 क्लासेस दी हुई हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट रेंज है 1.27। अब यहाँ पे देखेंगे 128.191 कुछ इस तरह से, 192, 223, 224 और 2239।
तो यहाँ पे देखेंगे इसके जस्ट आगे से ही है 127 तक है, और फिर यहाँ पे 128 से 191 तक, फिर इसके जस्ट इसके बाद वाला 192 से 223, फिर यहाँ पे 224 से 239। ये क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज है, इसकी रेंज है। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क, अब यहाँ पे जो सबनेट मास्क है उसका भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 255.0.0.0, ठीक है। फिर यहाँ पे 255.0.0, तो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड है पूरे, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर इसको देखेंगे जो अलग अलग क्लास में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे देखो किससे रिलेट करेंगे आप, इसके कौन कौन से डिटेल इसके बारे में कि ऑक्टेट की रेंज देखकर बता सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी टेबल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिवाइड कर देना है क्लास, किसी क्लास में यहाँ पे डी तक पूरी क्लास डिवाइड कर दिए, फिर इसके फर्स्ट ऑक्टेट रेंज में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया कि 127 तक का पहला क्लास है, और क्लास बी का है 128 से 191 तक, और जो क्लास सी है यहाँ पे 198 से 223 तक, और फिर जो यहाँ पे क्लास डी है 224 से 239 तक। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क का, इसका डिफॉल्ट जो नंबर है वो जनरली 255 से हर बार एक 255 के एक डिजिट इंक्रीज करते रहना। जब पहले देखो पहले वाले में 255, फिर आगे के जितने भी 3 हैं पॉइंट वो 00 से सेपरेट है, फिर बाद में देखेंगे 255, फिर इसके बाद 255 फिर से आ गया, फिर 00 सेपरेट है, फिर यहाँ पे देखेंगे 255 255 255, फिर लास्ट में 0 बचा, और यहाँ पे लास्ट में है मल्टीटास्क। तो बना लेंगे वाली टेबल। तो यहाँ पे देखो क्लास ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। फिर यहाँ पे आ जाता है क्लास ए और क्लास बी क्लास सी, इसके बारे में डिटेल में, जो यहाँ पे क्लास ए क्लास बी क्लास सी है ना, इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया। क्लास ए का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। क्लास ए की नेटवर्क रेंज 1 से 127 तक होती है, जो हम लोगों ने टेबल पे देखा वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्लास ए की जो नेटवर्क रेंज है वो क्या होती है, 1 से 127 तक होती है, और इस क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास के आईपी एड्रेस में केवल पहला ऑक्टेट ही नेटवर्क को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑक्टेट है ना, ये 255, यही क्या सिंपल है, एक पहला वाला ही नेटवर्क को प्रस्तुत कर रिप्रेजेंट करता है, और बाकी के जो 3 ऑक्टेट होस्ट हैं, तो जो बाकी के 3 ऑक्टेट हैं वो क्या करते हैं, होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, होस्ट को। तो पहला जो ऑक्टेट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क को, और जो बाकी के जो इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट को। इस क्लास में 127 नेटवर्क होते हैं, और प्रत्येक नेटवर्क में एक 1677214 होस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जनरली आप लोगों ने टेबल में देख लिया, तो जो इस टेबल को भी बना देंगे ना तो बहुत है इतना, लेकिन अगर इनके बारे में 2-2 लाइन भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो 3 से 4 आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है पूरा आप लोग किस वे में लिखते हैं, बस आपको मतलब इसके बारे में लिखना जरूर है। तो यहाँ पे क्लास ऑफ आईपी एड्रेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे एक टेबल आपको जनरेट करनी बनाना है, फिर बाद में जो भी यहाँ पे टेबल पे मैंने आपको बताया इजी वे में इस तरह से याद करने के लिए 1 से स्टार्ट करना है 127 तक, फिर 128 से 191 तक, 192 से 223 तक, फिर 224 से 239 तक। ये क्या है, इसकी फर्स्ट ऑक्टेट रेंज है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब अगर यहाँ पे पहला वाला पार्ट यहाँ पे फुल है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो पहला वाला है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी के जो खाली हैं 00 हैं वो किसे कर रहा है, होस्ट को। अब यहाँ पे देखेंगे 2 वाले जो ऑक्टेट हैं वो 2 को नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम इन सब के बारे में यहाँ पे थ्योरी दी गई है। अब यहाँ पे क्लास बी के बारे में समझते हैं। क्लास बी की नेटवर्क रेंज 128 से 191 तक होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 128 से 191 तक है, सिंपल है। इसके आगे इस क्लास के आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क होता है 255.255.00, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी देखिए जो टेबल में यहाँ पे मेंशन है वो 255.255.00 कुछ करके इस क्लास के आईपी एड्रेस में पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जो ऑक्टेट नंबर है ये देखो, ये और ये, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। फिर इसके बाद और आखिरी जो 2 ऑक्टेट होस्ट को डिफाइन करते हैं, जो आखिरी है वो खाली है 00 से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो क्या किसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्लास में 16384 नेटवर्क होते हैं और 65534 होस्ट प्रत्येक नेटवर्क में होते हैं। तो यहाँ पे क्लास ए क्लास बी, मुझे लगता है कि इस टेबल से आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, इसे बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे क्लास सी एंड क्लास डी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे अब क्लास बी के बाद जितना कुछ था डिटेल, वैसे यहाँ पे भी होगा। क्लास सी की नेटवर्क रेंज होती है 192 से 223 तक। इस क्लास के आईपी एड्रेस से इसका जो सबनेट मास्क होता है वो 255 255 255, मतलब यहाँ पे तीनों यहाँ पे फुल है, लास्ट में एक पॉइंट बचता है वो 0। तो यहाँ पे जब तीनों फुल है तो तीनों किसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क को, लास्ट वाला किसे रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट को। तो देखो वही चीज़ है कि इस क्लास के आईपी एड्रेस में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी का 1 ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस क्लास में 2097152 नेटवर्क होते हैं और 254 होस्ट
हर नेटवर्क में होते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे क्लास टी के नेटवर्क मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड होते हैं। किसके लिए? मल्टीटास्क के लिए, मल्टीकास्ट के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। इस क्लास के एड्रेस का कोई सबनेट मास्क नहीं होता है। जैसे यहाँ पर टेबल पे मेंशन है, तो यहाँ पे देखिए इसका कोई सबनेट मास्क यहाँ पे नहीं है। ये मल्टीकास्ट के लिए इतना पूरा फिक्स पहले से कर दिया गया है। तो ये था पूरा क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल क्लास देखी। कितनी क्लासेस हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब यहाँ पे कुछ इसका अपना ये ऑक्टेट रेंज भी है और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी है इनका। तो यहाँ पे इससे आप लोग इतना टेबल बना लेंगे और यहाँ पे इसके बारे में अगर थ्योरी आपको लिखना होगा तो थ्योरी से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास टी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबका। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो सबनेट मास्क है इसका रियल में मतलब क्या है ना? तो यहाँ पे हमने सबनेट मास्क हमारे लिए तो एकदम नया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझ भी लेते हैं कि सबनेट मास्क रियल में है क्या। तो सबनेट मास्क हम जानते हैं कि इसके बारे में आईपी एड्रेस का एक पार्ट तो नेटवर्क के बारे में बताता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? होस्ट के बारे में बताता है। इतना सबको पता हो चल गया अब तक कि जो आईपी एड्रेस का जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो पहला पार्ट किसके बारे में बताता है? वो नेटवर्क के बारे में बताता है। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो किसके बारे में बताता है? वो होस्ट के बारे में बताता है। अब सबनेट मास्क यही बताने के लिए होता है कि पूरे आईपी एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग पूरा क्लियर हो गया आपका कि यहाँ पर जो सबनेट मास्क है किस लिए यूज किया जाता है? यही बताने के लिए होता है, जो आईपी एड्रेस का होता है कि कौन सा पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा पार्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबनेट मास्क के बारे में पूरा समझ लिया। अब यहाँ पे देखो, हर आईपी एड्रेस के साथ उसका सबनेट मास्क जुड़ा होता है, जिसे देखकर बताया जा सकता है कि आईपी एड्रेस किस नेटवर्क और किस होस्ट का है। अब सबनेट मास्क के बारे में बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। देखो, सबनेट मास्क के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्या कहते हैं? डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जरूर सीख लें। अब इसके बारे में तो इतना तो आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया होगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पर सबनेट मास्क के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमारा इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो हमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस का किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 192.10.2.1 एक सिंपल से इसका एग्जाम्पल है और सारे सिस्टम का यहाँ पे आईपी एड्रेस अलग अलग होता है ना? तो हर एक चीज़ का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो इन सब का अपना एक वो दे दिया गया है, आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे देखें सबनेट मास्क का, तो यहाँ पे देखिए सबनेट मास्क है यहाँ पे ये इसका। अब यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में अगर इसे देखें, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे सबनेट मास्क को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के, और यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में है। किसमें? डेसिमल फॉर्म में है। और ये क्या है? हमारे बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में बताया गया है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को देखिए कि आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क दिया गया है। सबनेट मास्क में 255 का मतलब होता है नेटवर्क ऑक्टेट और 0 का मतलब होता है होस्ट ऑक्टेट। ठीक, तो बस इतना ही है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। और जो यहाँ पे अब आ गया सुपर नेटिंग। एड्रेसिंग के बाद जो अब हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो सुपर नेटिंग है। जनरली बहुत कम इसका जो ये नाम है देखने के लिए आप एग्जाम में मिलता है, लेकिन फिर भी इसे हमें पढ़ के चलना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? तो सुपर नेटिंग जो है वह सब नेटिंग की विपरीत विधि है। मतलब जो भी सब नेटिंग आपको पढ़ा होगा तो उसका जो अपोजिट होता है वो सुपर नेटिंग होता है। सब नेटिंग में एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक छोटे नेटवर्क में विभाजित कर दिया जाता है, जबकि सुपर नेटिंग में छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया ना, सुपर नेटिंग जो है वो सब नेटिंग के विपरीत की विधि है। तो यहाँ पे क्या होता है? सब नेटिंग के अंतर्गत क्या होता है? जो अलग अलग इससे जो भी नेटवर्क उसे डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे भागों में। लेकिन यहाँ पे जो सुपर नेटिंग है उस पर क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है, उसे मिला दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि सब नेटिंग में एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक छोटे नेटवर्क में विभाजित कर दिया जाता है, जबकि सुपर नेटिंग में, ये सुपर नेटिंग है, ये सब नेटिंग है, जबकि सुपर नेटिंग में छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, जिसे सुपर नेटवर्क या फिर सुपर नेट कहते हैं। शॉर्ट में सुपर नेट बोल देते हैं। ये नेट मतलब नेटवर्क। अब सुपर नेटिंग को क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं CIDR। ये छोटे छोटे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये जो यहाँ पे लेटर लिखे गए इनका अपना एक फुल फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पे CIDR है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं। CIDR वास्तव में
एक नेटवर्क है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्क मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट सुपर नेटिंग के बारे में समझ में आ गए। अब यहाँ पे सुपर नेटिंग को एक नॉर्मली फॉर्म यहाँ पे समझिए कि सुपर नेटिंग एक बड़े नेटवर्क को उसके छोटे छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की एक क्या है, टेक्निक है। सिंपल वर्ड में अगर समझे यहाँ पे तो सब नेटिंग क्या है, सब नेटिंग एक बड़े नेटवर्क को उसके छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की एक टेक्निक है। वही इसके विपरीत जो सुपर नेटिंग है, तो मुझे लगता है सुपर नेटिंग पहले बोल दिया था क्या मैं, तो वही इसके विपरीत सुपर नेटिंग के माध्यम से बहुत सारे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। और सब नेटिंग और सुपर नेटवर्क टेक्निक है का आविष्कार जो होता है लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेस की कमी की समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे इसे भी आप लोग याद कर रख सकते हैं या फिर इन्हें भी आप पॉइंट वाइज भी याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों लगभग सेम ही है। इसी को यहाँ पे पूरा पूरा मिला के सिंपल वे में समझाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये हो गया सुपर नेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे सुपर नेटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन सब नेटिंग के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना, तो एकदम इजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सुपर नेटिंग का यूज हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया इसका यूज क्यों करते हैं। लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग की कमी की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है सब नेटिंग और सुपर नेटिंग टेक्निक का यूज, इसलिए ही करने के लिए इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखो बताया गया कि वाई वी यूज सुपर नेटिंग, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुपर नेटिंग क्या होती है और इसका यूज हम क्यों किया जाता है, हम क्यों करते हैं जनरली। तो यहाँ पर से आप लोग सब डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी नेटवर्क में हम ज़्यादा वैलिड आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है, जब किसी नेटवर्क में हमें ज़्यादा वैलिड आईपी एड्रेस की नीड होती है, तो हमारा क्लासफुल आईपी एड्रेस उस ज़रूरत को पूरा ना कर पा रहा हो, तो हमें सुपर नेटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। सिंपल एकदम लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेज भी हैं। तो सुपर नेटिंग के कुछ एडवांटेज है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क साइज को बदल सकती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या करता है, अपने नेटवर्क साइज को क्या करता है, चेंज कर सकती है। इसके द्वारा राउटर अच्छी तरह से राउटिंग की सूचना को स्टोर कर सकता है। ठीक है, यह CIDR एड्रेस कोडिंग स्कीम को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे CIDR के बारे में मैंने बताया था ना जस्ट, क्या है, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या है, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो इन्हें बार बार आप लोग रिपीट करेंगे, जनरली आपको आगे भी जब भी आप कंपटीशन की एग्जाम भी देंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप लोग इसके ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे सारे नाम। तो यह एड्रेसेस को सुरक्षित रखता है, इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस तथा गति बढ़ती है। क्या है, इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस तथा गति बढ़ती है, नेटवर्क के कंजेशन में कमी आती है, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ती है। तो इसके क्या है एडवांटेज है। अब यहाँ पे एडवांटेज है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना, क्योंकि एडवांटेज तो रहता नहीं किसी चीज़ का, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज की अगर बात करें किसके, सुपर नेटिंग के, तो जब यह कंबाइन होता है तो यह नेटवर्क के विभिन्न एरिया को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें सभी नेटवर्क एक ही क्लास में होने चाहिए तथा आईपी एड्रेस कॉन्टेजियस होना चाहिए। तो इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। सिंपल है। तो यहाँ पे सुपर नेटिंग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया और क्यों इसका यूज किया जाता है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस है, अब इसके बारे में पूरा अलग से अपना एक टॉपिक है। तो आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग समझ तो लिया कि ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है, वहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। तो अब इसके बारे में अलग से टॉपिक है, तो इसका पूरा हम समझ लेते हैं। अब इसे जनरली आपसे एग्जाम में आईपी एड्रेस भी पूछ लिया जाता है कि आईपी एड्रेस के बारे में बताओ कुछ, तो टिप्पणी लिखा रहता है, टिप्पणी के अंदर छोटे छोटे कुछ सब पॉइंट होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना होता है। तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है, फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का पूरा नाम जो होता है, ये होता क्या हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तरह से प्रोटोकॉल ही है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, कौन कौन से, हम सभी लोगों का एक एड्रेस होता है, हम सभी का जनरली, आपका भी हमारा भी सबका एक अपना एक एड्रेस होगा। तो यहाँ से रिलेट करना आपको ध्यान समझना है कि हम सभी लोगों का एक एड्रेस होता है जहाँ हम रहते हैं। वैसे ही प्रत्येक कंप्यूटर का जो कि इंटरनेट से जुड़ा रहता है, जिससे आपका कंप्यूटर है जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उसे, तो जैसे हम लोगों का अपना एक एड्रेस होता है, वैसे जो प्रत्येक कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। तो मतलब हम अपने एड्रेस को एड्रेस बोल रहे हैं, लेकिन जब जब कंप्यूटर जो है हमारा, वो जैसे नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इसका भी अपना एक एड्रेस होता है, तो जिससे हम क्या नाम दे देते हैं, आईपी एड्रेस नाम दे देते हैं। सिंपल है ना, एकदम इजी लैंग्वेज में। अब आईपी एड्रेस के द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मतलब अब ऐसा कंपनी का नाम तो है ही, लेकिन जो यूनिक एड्रेस है, मैंने आपको बताया कि सबका अपने एक आईपी एड्रेस है और एड्रेस सबका यूनिक ही होता है। तो आईपी एड्रेस के द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। क्या, होस्ट कहलाते हैं।
तो यहाँ पे जो अभी तक हम होस्ट नाम ले रहे थे, तो यहाँ पे अब हम होस्ट को समझ सकते हैं कि होस्ट रियल में है क्या। तो ऐसे कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, वही देखिए, ये ऐसे कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे होस्ट कहलाते हैं। सिंपल है, आप समझ में आ गया। आईपी एड्रेस एक 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। लेकिन मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल वहाँ पे यूज कर रहे थे हम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आईपी एड्रेस एक 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है। ये 4 अंकों वाला होता है, जो 0 से लेकर 255 तक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 128.143.137.144 एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, विजुअल है सबको। हाँ, तो ये पूरा पूरा क्या है, एक आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पूरा समझ लिए। तो जिस तरह से हम लोगों का अपना एक एड्रेस होता है, वैसे कंप्यूटर का भी अपना एक एड्रेस होता है जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और उस एड्रेस को हम क्या बोल देते हैं, आईपी एड्रेस बोल देते हैं। ठीक है, जनरली ये कितने 8 डिजिट के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जो इसके डिजिट हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, 0 से लेके 255 के बीच में उनके अंक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 128 और 143, 137 और 114 पॉइंट से ही डिनोटेड है और पॉइंट से सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे जो इसके बाद में ये दिया है आईपी एड्रेस, इससे हम अगर बाइनरी नंबर पे डिनोट करेंगे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, कुछ बाइनरी नंबर से डिनोट किया गया। फर्स्ट बाइट हो गया, सेकंड बाइट हो गया, थर्ड बाइट हो गया और फोर्थ बाइट हो गया। अब यहाँ पे एक बाइट मैंने आपको बताया था कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट हो गए। तो 8 बिट का एक कलेक्शन क्या होता है, एक बाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें 8 बिट हैं और 8 करके बिट हैं, और सबका क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसका बाइनरी नंबर है इसका, ये, और यहाँ पे सबसे पूरा ये जनरेट हो गया। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आईपी एड्रेस को दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा क्या है, डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, वह एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, जो कभी चेंज ही ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। और जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं, ये एड्रेस हमेशा बदलते रहते हैं। ये एड्रेस टेम्परेरी कहलाते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से एक्सेस करता है, तब उसे नया आईपी एड्रेस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारे आईपी एड्रेस है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जो स्टैटिक होते हैं कभी चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं। जो डायनेमिक होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब टेम्परेरी रहते हैं। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसे एक नया आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक। और आईपी एड्रेस का आपको एग्जाम्पल जरूर लिख देना है इस तरह से। सिंपल है ना, तो इतना कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, अब यहाँ पे जो IPv4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, IPv4 एड्रेसिंग कि मतलब जो इसकी एड्रेसिंग है, वहाँ पे टाइप नहीं था, एड्रेसिंग जो आईपी एड्रेस है उसकी एड्रेसिंग कितने प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से हमने पढ़ा था ना, IPv4 एंड IPv6। और यहाँ पे हम लोगों ने टाइप पढ़ा इसका, ये टाइप पढ़ा। अब देखो IPv4 के बारे में अलग से यहाँ पे बता दिया गया है कि IPv4 का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो वी का मतलब क्या है, वर्जन। तो यहाँ पे IPv4 का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। कौन सा, चौथा वर्जन। तो मतलब यहाँ पे से रिलेट कर सकते हैं, जो 4 लिखा है इसका मतलब क्या है, फोर्थ वर्जन। तो ये क्या है, इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग पैकेट स्विच्ड लेयर नेटवर्क जैसे कि ईथरनेट में किया जाता है। इसे 1981 में विकसित किया गया था। इसका प्रयोग नेटवर्क में डेटा पैकेट को होस्ट डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक डिलीवर करने में किया जाता है। होस्ट डिवाइस मैंने बोला ना, कंप्यूटर, तो होस्ट डिवाइस से कहाँ तक, डेस्टिनेशन डिवाइस जहाँ पे उसे पहुँचाना है तक डिलीवर करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। सिंपल है ना। तो IPv4 के बारे में यहाँ पे इतने पॉइंट समझ में आ गए। अब यहाँ पे IPv4 में आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। इसे 8 बिट मतलब 8 बिट के 4 ब्लॉक में विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। नीचे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में से समझ सकते हैं, इसे हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है, बस यहाँ पे एक तरह से आपका रिपीट हो रही है। IPv4 को आजकल बहुत से डिवाइसेस में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल के डिवाइसेस IPv4 तथा IPv6 दोनों को सपोर्ट करते हैं। जो भी आजकल के जो कंप्यूटर और लैपटॉप जो बन रहे हैं वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था IPv4 के बारे में। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल वे पे सारे पॉइंट रखे गए हैं, और आप लोग जब भी लिखें तो पॉइंट वाइज ही लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे IPv6 आ गया। तो IPv4 के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब एक प्रॉपर तरीके से IPv6 के बारे में समझ लेते हैं
कि IPv6 का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी का मतलब वर्जन, और कौन सा वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का सबसे नया वर्जन है तथा इसमें IPv4 से ज़्यादा बेहतर तथा एडवांस विशेषताएं, मतलब जो एडवांस फीचर्स हैं वो यहाँ पे सम्मिलित हैं। इसे IETF, इसे आपको याद रखना, जो IPv6 को किसने जनरेट किया, इसे IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने 1998 में, कब 1998 में विकसित किया था। किसने? IETF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कब इसे विकसित किया था? 1998 में विकसित किया था। IPv6 का जो साइज होता है 128 बिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका साइज था क्या था? 32 बिट था ये, और इसका साइज क्या होता है? 128 बिट होता है। और यह भविष्य में, फ्यूचर में IPv4 की जगह कार्य करेगा। मतलब पहले बता दिया गया भाई जो IPv6 है इससे भाई तुम्हें कंट्रोल लेना है, इसके जगह पे ये जो IPv6 है काम करने लगेगा फ्यूचर में। इस समय यह IPv4 के साथ मिलकर कार्य करता है। IPv6 का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये देखो, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, और अपने एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें समझ ली। अब यहाँ पे अगर आपसे जनरली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स अंतर्गत कि जो IPv4 है और IPv6 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो यहाँ पे IPv6 का मतलब ये होता है और IPv6 का मतलब क्या होता है, तो इसे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला पॉइंट जो है आपको याद रखने का, इन्हें बिट के फॉर्म में डिवाइड कर दो। कौन से बिट फॉर्म में? जो हम लोगों ने पढ़ा कि IPv4 कितने बिट का होता है, अपना जो 32 हमने पढ़ा था ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे समझो कि इसमें 32 बिट लंबाई का एड्रेस होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 128 बिट्स लंबाई का एड्रेस होता है। किसमें? IPv6 में। और IPv4 में कितना होता है? 32 बिट। सिंपल है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, IPv4 एड्रेस एक बाइनरी संख्या होती है जिसे डेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी संख्या होती है? बाइनरी संख्या होती है। अब IPv6 क्या होती है? IPv6 एड्रेस भी बाइनरी संख्या होती है जिसे हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें फ्रेगमेंटेशन को सेंडर तथा फॉरवर्डिंग राउटर्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन को केवल सेंडर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंस है, यह मोबाइल नेटवर्क के लिए थोड़ा कम अनुकूल है और यह मोबाइल नेटवर्क के लिए ज़्यादा अनुकूल है। बस मतलब एक अगर आप लोगों ने एक तरह का डिफरेंस कर दिया तो उसका जो दूसरा वाला है लिखने का तरीका होता है उसका जस्ट अपोजिट बना दो उसे। मतलब एक डिफरेंस, अब एक के बारे में आपको पता है तो दूसरे वालों को जस्ट उसका अपोजिट पढ़ा दो, हाँ नहीं में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें हेडर फील्ड की संख्या 12 है। अब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको, यहाँ पे हाँ नहीं पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसमें हेडर फील्ड की जो संख्या होती है वो कितनी? 12। और इसमें जो हेडर फील्ड है की संख्या 8 होती है। किसमें? IPv6 में। अब यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई है कितनी? 1981 में हुई थी, और इसकी जो शुरुआत है 1998 में हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे सारे एग्जाम्पल बहुत ही यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ही आसान है। इसे भी आप ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, और इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी। मोस्टली अगर 5 पॉइंट भी आप लोग लिख देते हैं तो मोर देन एनफ है, काफ़ी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, हालांकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद नेट आईडी, एक आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आईपी एड्रेस है दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है नेटवर्क आईडी, जिसमें मतलब एक चीज़ के अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी, जिससे यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि होस्ट का नेटवर्क क्या है। और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी, मतलब इन दोनों के अपने एक आईडी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो पहले वाले को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस कौन से नेटवर्क का है, और दूसरा पार्ट जो होता है होस्ट आईडी, जिससे होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। तो इतना तो हम लोग ने अभी पहले ही पढ़ लिया था, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे आ जाता है क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। अब यहाँ पे जो एड्रेसिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो क्लासफुल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग अलॉट करने की एक टेक्निक है। क्या है? जो क्लासफुल एड्रेसिंग है वो क्या करती है? आईपी एड्रेस अलॉट करने की एक टेक्निक है जो उन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित करती है। क्लासलेस एड्रेसिंग आईपी एड्रेस अलॉटेड करने की एक टेक्निक है जिसका उद्देश्य आईपी एड्रेस की कमी को कम करने के लिए क्लासफुल एड्रेसिंग को बदलना है। तो यहाँ पे ये देखो, इतना क्लासफुल और क्लासलेस के बारे में दोनों समझ में गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाता है यूनिट 6। तो इससे पहले हम लोगों ने पूरा जो यूनिट 5 था हम लोगों ने समझा कि वहाँ पे पूरा क्या है, एड्रेसिंग के बारे में भी है, पूरा एड्रेसिंग ही है। वहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में समझा, और एड्रेसिंग के अंतर्गत IPv4 और IPv6 के बारे में समझा, और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी एक तरह से।
दोनों में डिफरेंस भी देख लिया और यहाँ पे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बारे में समझा कि इसका क्या मतलब है, और सुपर नेटिंग के बारे में हम लोगों ने समझा, सबनेट मास्क के बारे में समझा, और क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो आई थिंक सो पूरा मतलब ये जो आपका यूनिट चैप्टर 5 था पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़े या थोड़ा सा ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तब यहाँ पे अपने ये जो इन्हें अरेंज कर लेता हूँ। चलो हो गए 2 मिनट, बहुत जल्दी हो गया, हमारी घड़ी थोड़ी सी फास्ट है। तो यहाँ पे वो देखो यूनिट 6। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कितने हासिल कर लिए, कितने सारे चैप्टर को हमने पढ़ लिया अभी तक? 1 2 3 4 5। जब हमारा ये वाला चैप्टर आ गया, कौन सा है? यूनिट 6, छठा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या नाम है इसका? नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर नाम है तो इसका मतलब क्या है? आर्किटेक्चर के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेबस बहुत कम है इसका, बस यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट उन्हें समझ लेना है, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो यहाँ पे पहला है ईथरनेट के बारे में, ईथरनेट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरा यहाँ पे क्या है, इसी के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट और भी हैं। 10 Mbps का मतलब क्या है, इसके बारे में पूरा, और फास्ट ईथरनेट हो गया, ट्रेडिशनल ईथरनेट हो गया, और गीगाबाइट ईथरनेट हो गया, मतलब अलग अलग ईथरनेट यहाँ पूरे हम देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि करके सारे पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से आपको सारी चीज़ों को समझना है। नोट आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना सकते हैं रफ में साथ, या फिर आप डायरेक्ट ईयरफोन लगा के पूरा ध्यान से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप नोट्स बना लेंगे ज़्यादा बेहतर है। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करके जरूर जाएँ, है ना, कि कैसे लगी आप लोगों को क्लास, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बहुत सारी डिमांड है, लेकिन इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ईथरनेट, तो ईथरनेट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कई बार हमारे सामने ईथरनेट का नाम आया है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए पहला नाम ये है। तो अभी तक जितने भी हमने यूनिट पढ़े हैं वहाँ पे पढ़े हैं, तो ईथरनेट कहीं ना बीच बीच में आ जा रहा था। तो यहाँ पे ईथरनेट के बारे में पूरा हम समझ ही लेते हैं कि ईथरनेट रियल में है क्या, बहुत इससे बच लिए, है ना। तो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। कौन? ईथरनेट। कौन से प्रोटोकॉल का? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक क्या है, प्रकार होता है ईथरनेट, जिसका प्रयोग अलग अलग एरिया में किया, जिसका प्रयोग अलग अलग एरिया में नेटवर्क्स, जैसे कि लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। अब लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन सबकी अपनी रेंज है। मैं तीनों में डिफरेंस भी बता दिया था आपको पार्ट 1 पे। में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो मतलब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग अलग अलग एरिया के नेटवर्क जो होते हैं में, इनमें नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? ईथरनेट का। और यह है क्या? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। सिंपल है। ईथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है जिससे आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब लैन टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क की क्या है? टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर को आप लोग क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट करेंगे और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। इस टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है। ईथरनेट को 1970 में जीरोक्स ने डेवलप किया था। उस समय इसकी जो स्पीड थी 2 से 3 MB के बीच थी। ईथरनेट का स्टैंडर्ड नाम जो होता है IEEE 802.3। अब ये जो टॉपिक है, ये जो नाम यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये जनरली ऑप्शन में रहता ही है, IEEE, है ना। तो IEEE 802.3। तो यहाँ पे क्या है? ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड नाम होता है वो IEEE 802.3 है। अब ईथरनेट टेक्नोलॉजी में आप केबल की सहायता से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू में ईथरनेट टेक्नोलॉजी में कोएक्सियल केबल का, अब यहाँ पर जितनी भी केबल है ना, हम देखने वाले हैं कि कोएक्सियल केबल कैसे दिखती है ना। तो ये सारे केबल को अभी हम देखने वाले हैं, तो बने रहे आप लोग। शुरू में ईथरनेट टेक्नोलॉजी में कोएक्सियल केबल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसे भी देखेंगे। अब ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर केबल भी यूज की जाती है। शुरू में क्या होता था? इसमें कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इन दोनों केबल का भी यूज किया जाने लगा। ट्विस्टेड पेयर केबल और क्या है, और
फाइबर केबल्स, ठीक है। अब ईथरनेट के साथ आप लैन कई प्रकार से बना सकते हैं। जो ईथरनेट है इसके साथ जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये नेटवर्क को आप लोग कई प्रकार से बना सकते हैं, जिसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी के बारे में आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे जिसे टोपोलॉजी कहते हैं, जैसे कि बस, स्टार, रिंग और मेश टोपोलॉजी, तो सारी क्या है, टोपोलॉजी के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी हैं ईथरनेट के और डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। जो इसका एडवांटेज है, इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। क्या है, इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लो होती है। दूसरा क्या है, यह नॉइस रेसिस्टेंस को क्या करता है, ये इसका जो नॉइस रेजिस्टेंस होता है, इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड और रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड और रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, एडवांटेज है किसके, ईथरनेट के। और दूसरा क्या है, डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। इसको ज़्यादा लंबी दूरी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्या है, इसे ज़्यादा लंबी दूरी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसमें मोबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। ये जो इसकी मोबिलिटी होती है क्या होती है, लिमिटेड होती है। ज़्यादा ट्रैफिक होने पर ईथरनेट की जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीज़ें, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी जो ईथरनेट की स्पीड है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। जैसे कि आप लोग, मैंने आपको बताया कि जैसे कि वाईफाई अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं ना, कोई अदर भी आपके रूम पार्टनर कनेक्ट हो गए तो आप एक से अधिक अगर लोग कनेक्ट हो गए तो वहाँ पे स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होने पर ईथरनेट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है ईथरनेट के और ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईथरनेट। अब कितने टाइप के ईथरनेट होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सिलेबस में हम लोगों ने देखा था अलग अलग कि ये बहुत सारे ट्रेडिशनल ईथरनेट हो गए, ये सारे ईथरनेट हैं। तो इनके बारे में हम पहले समझने वाले हैं, लेकिन पहले इनसे समझ लेते हैं कि फास्ट ईथरनेट क्या होता है। तो ईथरनेट के कई प्रकार होते हैं जो कि इसकी स्पीड और गुणवत्ता पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे फास्ट ईथरनेट के बारे में समझेंगे। ये ईथरनेट नेटवर्क का एक प्रकार है। नेटवर्क के सारे प्रकार ही हैं, तो ये जो ईथरनेट है वो क्या है, नेटवर्क का एक प्रकार है। इस प्रकार के ईथरनेट में नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब जो फास्ट ईथरनेट है इस पे ये एक नेटवर्क का प्रकार या टाइप है। और यहाँ पे जो केबल का यूज किया जाता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से 10 Mbps 10 Mbps से 100 Mbps मतलब 100 Mbps तक की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जब ये मान लो कि कैसे ट्रांसफर का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग ना कुछ एक फाइल से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर भी करते हो तो वहाँ पे Mbps में स्पीड लिखी रहती है, मेंशन की जाती है। या फिर कुछ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कुछ एरो बन के ऐसा रहता है ना ऐसे, तो वहाँ पे डाउनलोड स्पीड भी लिखी रहती है कुछ Mbps इतना पर सेकंड पे। तो सेम वही चीज़ है, इसका मतलब ये है ये ईथरनेट नेटवर्क का एक प्रकार है। इस प्रकार के ईथरनेट नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिक केबल की हेल्प से 10 Mbps से 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन यह वीडियो एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। किसके लिए, वीडियो एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह इसके लिए ज़रूरी बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करा पाता, ठीक है। किसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, किसके लिए, वीडियो एप्लीकेशन के लिए। ईथरनेट स्टैंडर्ड को IEEE स्टैंडर्ड, इसे चीज़ को ध्यान रखना है, IEEE स्टैंडर्ड 802.3 कहा जाता है। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन फास्ट ईथरनेट आया, इसको IEEE स्टैंडर्ड 8023U, यहाँ पे देखो पहले 3 तक था, अब 3U कहा जाता है, जिसका अपडेटेड वर्जन आया। इससे फास्ट ईथरनेट को हायर ट्रांसमिशन स्पीड के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो यहाँ पे ये वाला है ना, तो हायर ट्रांसमिशन स्पीड के लिए इसे बनाया गया है। कौन सा मतलब, जिससे और भी अधिक तरह से हम फाइल को ट्रांसफर कर सकें। तो उसके लिए हमें कौन सा नाम दिया गया, क्या नया अपडेट किया गया इस पर, IEEE स्टैंडर्ड 8022.3U, ठीक है। इसका थ्रूपुट वीडियो, मल्टीमीडिया और ग्राफिक, इंटरनेट सर्फिंग में बहुत अच्छा है। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो 100 बेस, और दूसरा क्या है _100 बेस, फिर यहाँ पे 100 बेस। अब यहाँ पे देखो गीगाबिट ईथरनेट। तो पहले यहाँ पे क्या था, फास्ट बिट ईथरनेट, और दूसरा आ गया गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट एक प्रकार का ईथरनेट नेटवर्क होता है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके 1000 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है। अब देखो ये था कितने Mbps, 10 से 100, ये चीज 10 से 100 Mbps, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे ये कितना है, 1000 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है। यह सबसे पॉपुलर नेटवर्क होता है। क्या है,
ये सबसे पॉपुलर नेटवर्क होता है। अब मल्टीमीडिया और वॉइस ओवर आईपी VoIP जैसे एप्लीकेशन के साथ फास्टर कम्युनिकेशन के लिए गीगाबिट ईथरनेट को डेवलप किया गया है जिसे गीगाबिट ईथरनेट वॉइस ओवर कॉपर या फिर 1000 बेस टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझ सकते हैं किसके लिए डेवलप किया गया है, फास्टर कम्युनिकेशन के लिए किसे गीगाबिट को ईथर को डेवलप किया गया था। ये चीज यहाँ पे समझ गए आप लोग। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ गया डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड ईथरनेट। अब जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इंटरनेट और ईथरनेट में क्या डिफरेंस है। तो आपसे 5 मार्क्स अंतर्गत ये दोनों डिफरेंस भी पूछ लिए जाएंगे कि ईथरनेट और इंटरनेट पे क्या डिफरेंस है। दोनों एक सजेशन आने लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम समझते हैं इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट के माध्यम से एक सीमित जगह में ही, जैसे कि एक कमरे में ही कंप्यूटर को ईथरनेट केबल से जोड़कर डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा बहुत बड़ा है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, दुनिया भर के, कितने, दुनिया भर के। लेकिन जो ईथरनेट का कंट्रोल है कमरे पे ही पूरा है। दोनों डिफरेंस समझ गए। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ईथरनेट। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई जो ईथरनेट है, तो मान लो आप कमरे में बोल रहे हैं, तो वाईफाई भी ऐसा हो गया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया फिर। तो यहाँ पे समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ईथरनेट। वाईफाई एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क कनेक्शन का प्रकार होता है या फिर है। इस प्रकार के कनेक्शन के लिए हमें किसी भी प्रकार के वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ईथरनेट कनेक्शन में डेटा को केबल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले डिफरेंस यही निकल के आ गया भाई, इसमें किसी केबल की कोई नीड नहीं होती वाईफाई में। लेकिन ईथरनेट में क्या है, यहाँ पे हमें केबल की नीड होती है। लेकिन परंतु वाईफाई कनेक्शन में डेटा का ट्रांसफर वायरलेस होता है। ये चीज समझ में आ गया ना, तो दोनों डिफरेंस हो गया। तो ये चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दोनों डिफरेंस क्या है वाईफाई और ईथरनेट में। और ईथरनेट में वाईफाई की तुलना में स्पीड, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बेटर होती है। किसमें, ईथरनेट पे। यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि जो वाईफाई है वो थोड़ा सा ईथरनेट से थोड़ा स्लो काम करता है। तो हर एक चीज यहाँ पे ईथरनेट पे वाईफाई की अपेक्षा बेहतर है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हम इंटरनेट और ईथरनेट पे हम लोगों ने समझ लिया। जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक दुनिया भर का उसमें नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईथरनेट है उसका जो कंट्रोल कहाँ तक है, एक पर्टिकुलर एक एरिया, छोटे एरिया के लिए, जैसे कि रूम हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रूम में तो वाईफाई भी हो सकता है, तो वाईफाई और ईथरनेट में क्या डिफरेंस है। तो जो वाईफाई होता है वायरलेस होता है और जो ईथरनेट होता है वो वायर के द्वारा होता है। और यहाँ पे एक चीज, ईथरनेट में वाईफाई की तुलना में स्पीड, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बेटर होती है। किसकी, ईथरनेट की। सिंपल है ना, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो केबल में आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो देखो ईथरनेट में कौन कौन सी केबल का यूज किया जाता है। सिंपल है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब यहाँ पे देखो, चीजों को समझो। ये है पहला हमारा कोएक्सियल केबल, दूसरा हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरा यहाँ पे हो गया फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल है, यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे लेयर है। सबसे जो पहला वाला पॉइंट है उससे बोलते हैं कॉपर वायर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉपर वायर। ठीक है, और दूसरे वाले को इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। और यहाँ पे इसके बाद वाली जो एक लेयर होती है उसे बोलते हैं कॉपर मेश। क्या बोलते हैं, कॉपर मेश। ये वाला, ये कॉपर मेश हो गया। और इसके बाद जो ऊपरी वाली परत है उसे बोलते हैं आउटसाइड इंसुलेशन। तो इतना हमारे समझ में आ गया कोएक्सियल केबल किस तरह से दिखती है। अब यहाँ पे देखो ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पे ट्विस्टेड का मतलब क्या है, ऐसे कुछ मुड़ जाना। तो देखो यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया गया इसे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ इस तरह से होती है, इसके बाहर एक परत होती है और इसके अंदर देखेंगे मल्टीपल वायर होती है। एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और जितने भी वायर हैं आपस में दो को इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो ये होगी ट्विस्टेड पेयर केबल। लास्ट में आ गया हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये देखो, इसमें ये लगभग ये दोनों लगभग देखने में ऐसे लगती हैं, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पे ऐसा कुछ इससे थोड़ा सा अलग है। देखो स्ट्रेंथ मेंबर, पहले वाले क्या बोलते हैं इसे, सबसे आगे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट निकले हुए हैं। ये आप लोग विजुअल नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पे मैंने देखो बता दिया। 2 पॉइंट निकले हुए जिसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। फिर यहाँ पे आ गया क्लैडिंग, इसे जो इसके बाद वाला है उसके जस्ट ऊपर वाला जो परत है वो इसे बोलते हैं क्लैडिंग। फिर इसे बोलते हैं कोटिंग, जस्ट इसके ऊपर वाला, ये इसे कोटिंग बोलते हैं। फिर इस ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ मेंबर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ मेंबर। फिर आ जाता है आउटर जैकेट।
क्या है, आउटर जैकेट, इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि जो ईथरनेट में कौन कौन से केबल का यूज किया जाता है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। किस तरह से दिखती है, किस तरह से विजुअल होती है, यहाँ पे हम पूरा समझ लिए कि कोएक्सियल केबल किस तरह से दिखती है और ट्विस्टेड पेयर किस तरह से दिखती है और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरह से दिखती है। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद जो हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिट 7। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से इन सारी केबल जो जहाँ पे यूज हो रही है इथरनेट के अंदर, यहाँ से हमारा जो इसके पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कौन सा, यूनिट 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा यूनिट 7, जिसका नाम है नेटवर्क कनेक्शन। इससे पहले क्या नाम था, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ही था ना भाई साहब, आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे इसके बाद जो यूनिट है यूनिट 7, उसका नाम क्या है, नेटवर्क कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको कोई ब्रेक नहीं देने वाला हूँ और डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी इस यूनिट का नाम ही है, तो यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। NICS का मतलब क्या होता है, NICS हब्स, स्विच, राउटर्स, रिपीटर्स, मॉडम, गेटवे, ये वाले नाम आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे हम कम होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे इन्हें सबको पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्हें पहले पढ़ लिया था ना, तो इसे हम लोग पहले ही पढ़ लिया था, तो इसे भी यहाँ पे एक तरह से आपका रिवीजन ही होगा, तो इसे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन और राउटर्स एंड स्विचेस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंतर्गत जो जिनके हेल्प से हम कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, उन सारे डिवाइसेस के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं किस यूनिट के अंदर, यूनिट 7 के अंतर्गत। तो यहाँ पे नाम भी आपको याद हो गया ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी किसका नाम है, यूनिट चैप्टर 7 का हमारे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, इस डिवाइस का मतलब क्या है, समझे इसके बारे में। तो नेटवर्किंग डिवाइस में इक्विपमेंट मतलब जो होते उपकरण, क्या होते उपकरण, तो नेटवर्किंग डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा, तो कनेक्ट ही करना पड़ेगा ना। तो जो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस में जो इक्विपमेंट होते हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वे आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें। अब क्यों हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जो भी डेटा उन्हें ट्रांसमिट करना है तो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ वो डेटा को शेयर कर सकें, है ना। कि बिना कनेक्टिविटी के शेयर हम कैसे कर सकते हैं, डेटा को नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कनेक्ट करना पड़ता है। और जिन डिवाइसेस की हेल्प से करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस, कनेक्टिविटी डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से यहाँ पे नेटवर्किंग कनेक्टिविटी डिवाइस है। हम रिपीटर को ले सकते हैं, हब को ले सकते हैं, स्विच को ले सकते हैं, ब्रिज को ले सकते हैं, राउटर को ले सकते हैं, गेटवे को ले सकते हैं, मॉडम को ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है इन सब के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे फिर से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे फास्ट वे में। अब रिपीटर जो होते हैं, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रिप्लीकेट करके आगे भेज देता है। क्या करता है, जो रिपीटर होता है वो क्या करता है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। सिंपल है। अब यहाँ पे आ गया, यह OSI मॉडल की लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर में कार्य करता है। कहाँ पे काम करता है, जो OSI मॉडल की जो भी लेयर थी, यहाँ पे 7 लेयर थी, उसमें लेयर 1 मतलब उसका नाम क्या है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटर का प्रयोग सिग्नल को नष्ट होने से पहले रीजनरेट, दोबारा से जनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो वह वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सिग्नल के नष्ट होने से पहले दोबारा जनरेट किया जाता है जिससे कि सिग्नल नष्ट ना हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने रनिंग करते, जब आपको रनिंग ऐसे करवाया जाता होगा, जब भी आप रनिंग करते हो एक टाइम के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वहाँ पे पानी पीते हैं जिससे एनर्जी आपको दोबारा मिल सके। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे सिग्नल नष्ट होने लगता है, थोड़ा सा कमजोर होने, वीक होने लगता है, तो वहाँ पे रीजनरेट कर दिया जाता है उसे। यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को रिप्लिकेट तथा रीजनरेट कर सकता है। कौन से, डिजिटल और एनालॉग दोनों को ये क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, दोनों सिग्नल को। रिपीटर दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा है, एनालॉग रिपीटर, और दूसरा होता है डिजिटल रिपीटर। तो यहाँ पे रिपीटर भी हमारे दो प्रकार के निकल के आ गए हमारे सामने। पहला कौन सा है, एनालॉग रिपीटर, और दूसरा क्या है, डिजिटल रिपीटर। यहाँ पे देखिए एक से अधिक यहाँ पे ये कंप्यूटर बना हुआ है और दूसरा यहाँ पे सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 बीच में रिपीटर लगा दिया गया। यहाँ से फिर से ये अपना जो भी सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इसका ये फिगर है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हब। अब हब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया।
तो यहाँ पे बस हम एक बार देख लेते हैं हब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस। अब सारे जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं सारे क्या, पहली लाइन तो यही है, वो क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हमने स्टार टोपोलॉजी के अंदर देखा था ना, बीच में क्या हब था, जैसे कि ये स्टार टोपोलॉजी ऐसे बनी थी हमारी, ये, और बीच में क्या था, हब। अब यहाँ पे जो पूरा हब था ये क्या करता था, एक साथ कंप्यूटर को आपस में जोड़ता था, ये ऐसे, विजुअल है ना सबको, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ये इस तरह से जोड़ता था एक साथ कंप्यूटर को। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह ओएसआई मॉडल के लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर के में कार्य करता है, मतलब ये भी फिजिकल लेयर पे ही काम कर रहा है। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, पोर्ट जिसपे केबल लगाए जाते हैं। तो हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, हम किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट को अन्य सभी पोर्ट में भेज देते हैं। यह रिसीविंग कंप्यूटर पोर्ट पर डिपेंड करता है कि वह डिसाइड करे कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं, मतलब जो भी रिसीवर यहाँ पे कंप्यूटर है वो उन पर डिपेंड करता है कि जो भी हम यहाँ पे डाटा भेज रहे हैं वो उनके लिए है या नहीं है ना। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत आ गया हब। अब हब क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए कि हब जो क्या करता है, एक से अधिक जो कंप्यूटर उन्हें कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए यूज किया जाता है। इसमें मल्टीपल क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। अब आ गया हब के प्रकार। तो यहाँ पे हब के भी दो प्रकार हैं, पहला पैसिव हब, दूसरा होता है एक्टिव हब। क्या होता है, पहला जो होता है हमारा पैसिव हब होता है और दूसरा है एक्टिव हब। अब एक्टिव पैसिव आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, तो वो वाला नहीं है, बस यहाँ पे हब के प्रकार है। तो पैसिव हब हो गया और एक्टिव हब हो गया। तो यहाँ पे पैसिव हब का मतलब क्या है, यह सिग्नल को जैसा है उसी स्थिति में आगे भेज देता है। ठीक है, पैसिव हब का मतलब क्या है, जैसे उसे सिग्नल मिलेगा उसे वैसे ही आगे भेज देगा। तो यह सिग्नल को जैसा है वैसे ही स्थिति में उसे आगे भेज देगा, इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, पावर सप्लाई की कोई इसे नीड नहीं होती किसे, पैसिव हब को। लेकिन जो यहाँ पे एक्टिव हब है इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है। क्या है, इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है, इसलिए ये भी रिपीटर की तरह ही कार्य करता है। तो रिपीटर मतलब वहां भी सिग्नल को हम थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए जनरेट करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव है इसे भी दोबारा क्या होता है, जनरेट किया जाता है। तो किसकी तरह काम करता है, रिपीटर की तरह काम करता है। इन्हें मल्टीपल पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए पैसिव और एक्टिव हब में, तो मुझे लगता है आप लोग अब लिख लेंगे, है ना। और किसके टाइप हैं ये, हब के दो टाइप हैं, कौन से, एक्टिव और पैसिव। आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहाँ पे वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, स्विच। तो स्विच के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। क्या, मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कार्य विधि है ब्रिज के समान ही है, मतलब यहाँ पे ब्रिज आने वाले पॉइंट तो उसके समान ही है। यह स्टार टोपोलॉजी में काम आता है और यह ओएसआई मॉडल के लेयर 2, अभी तक लेयर 1 पे काम कर रहे थे, अभी लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर में कार्य करता है। लेकिन आजकल के जो स्विच आ रहे हैं, मतलब ऐसे भी स्विच आ चुके हैं जो ओएसआई मॉडल के लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि डिपेंड है कि एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं। आजकल जो हमारे जो मार्केट में आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजी स्विच बने हुए हैं वो लेयर 3 पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी लेयर 3, नेटवर्क लेयर पे। अब यहाँ पे देखिए स्विच है ये, अब यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे पोर्ट पे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें नोड भी बोल दिया जाता है, यहाँ पे पोर्ट की हेल्प से कनेक्टेड है सारी चीज। तो ये हो गया स्विच के अंतर्गत। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आगे आ जाते हैं टाइप ऑफ स्विच। अब यहाँ पे स्विच नाम ऐसे पूछ लिया गया, स्विच क्या होती है, अब कितने प्रकार की स्विच होती है उसे भी आपसे पूछा जा सकता है। स्विच के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कौन सा, अनमैनेज्ड स्विच, पहला क्या है अनमैनेज्ड और दूसरा हो गया मैनेज्ड स्विच। कौन सा, पहला हो गया अनमैनेज्ड स्विच और दूसरा हो गया मैनेज्ड स्विच। अनमैनेज के अंतर्गत क्या होगा, इस प्रकार के स्विच का इस्तेमाल अधिकतर होम नेटवर्क, मतलब कहां पे, होम नेटवर्क मतलब छोटे बिजनेस में किया जाता है। ये स्विच प्लग इन होते हैं और ये तुरंत वर्क करने लगते हैं क्योंकि इन्हें किसी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं होती है। इनके लिए छोटे केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा एक नेटवर्क में डिवाइस एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो सकते हैं। स्विचेस की जो कैटेगरी में इन स्विचेस का जो प्राइस होता है सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो अगर स्विच की अगर बात करें तो जो यहाँ पे अनमैनेज स्विच होते हैं इनका जो प्राइस होता है सबसे लेस होता है। अगर स्विचेस में बहुत सारे स्विचेस के अंतर्गत अगर देखें तो इतना पूरा आ गया अनमैनेज स्विच के अंतर, और यहाँ पे आ गया मैनेज स्विच। इस प्रकार के स्विच में उच्च स्तर की सिक्योरिटी, प्रिसिशन, कंट्रोल और नेटवर्क के फुल मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं। इस प्रकार के स्विचेस को लार्ज नेटवर्क वाले बिजनेस में यूज किया जाता है। कौन से, लार्ज नेटवर्क वाले में। यहाँ पे क्या है, तो कम एरिया वाला यहाँ पे
एरिया सेलेक्ट किया जाता था, कम एरिया के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था अनमैनेज्ड स्विच का। ठीक है, तो इतना हमारे समझ में आ गया जो स्विच होती है वो क्या होती है और कितने प्रकार की होती हैं। तो स्विच के बारे में हम लोगों ने देख लिया और कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे हमने देख लिया कि 2 प्रकार की होती हैं, कौन-कौन सी? अनमैनेज्ड स्विच और दूसरी हो गई मैनेज्ड स्विच। ठीक है ना? ये चीज़ मुझे लगता है समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया ब्रिज। अब मैंने ब्रिज के बारे में आपको कल भी बताया था। ब्रिज का मतलब क्या है? 2 पॉइंट को आपस में जोड़ना, जिससे कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे पहुँच सकें। तो वहाँ पे इस ब्रिज की हेल्प ली जा रही है। तो वही चीज़ है। ब्रिज का मतलब यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ज़ाहिर-सी बात है नेटवर्क के अंदर पढ़ रहे हैं तो नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। किसे? नेटवर्क सेगमेंट को आपस में क्या करता है? जोड़ता है तथा डेटा फ़िल्टरिंग का कार्य भी करता है। क्या? डेटा फ़िल्टरिंग का कार्य भी करता है। मतलब जो भी डेटा है उसका फ़िल्टर भी करता है। कौन? ब्रिज। तो 2 सेगमेंट को आपस में क्या करता है? जोड़ता है और जो इसका डेटा का फ़िल्टरिंग है उसका काम भी करता है। कौन? ब्रिज। ब्रिज में केवल 2 पोर्ट होते हैं। कितने? 2 पोर्ट होते हैं। एक इनकमिंग आने वाला और दूसरा है आउटगोइंग जाने वाला, है ना? तो यहाँ पे 2 ही पोर्ट होते हैं। एक से डेटा आता है और दूसरे से क्या होता है? डेटा वापस निकलता है। ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। ब्रिज क्या करता है? जो यहाँ पे डेटा है ना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने से पहले क्या करता है? जहाँ पर डेटा को पहुँचाना है डेस्टिनेशन, उस एड्रेस को क्या करता है? चेक करता है। यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है, मतलब जहाँ पर डेटा पहुँचाना है। अब जैसा कि आप लोगों को कहीं पे जाना है ना? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। अब जिस स्थान पे जाना है तो वहाँ पे पहले देखेंगे ना कि कहाँ पे जाना है, ये ऐसे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन पॉइंट का आप दूरी तय करते हैं कि देखते हैं कि कितनी दूर है ये, कितने से किस टाइम पे हम पहुँच जाएँगे उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो सेम वैसे ही ब्रिज का काम क्या है? ये सबसे पहले क्या करता है? चेक करता है डेटा भेजने से पहले अपने डेस्टिनेशन एड्रेस को, कि क्या करता है कि जैसे इसे एड्रेस अगर मिल जाता है, यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है, तो वह डेटा को भेजता है, अन्यथा वो डेटा को ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। तो देखिए कितना एडवांस है हमारा क्या है? ब्रिज। अब ब्रिज का उपयोग डेटा, सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह ओएसआई मॉडल के लेयर 2, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप वो लोग मेंशन करें अपने जब भी लिखें, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर के माइंड पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और इंक्रीज कर सकता है मार्क्स थोड़ा। तो ये ओएसआई मॉडल के लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में इसमें डेटा जो होता है वो फ्रेम्स के रूप में, डेटा है वो फ्रेम्स के रूप में जाता है। ठीक है, मतलब जो भी डेटा है वो अलग अलग फ्रेम पे के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होगा ट्रांसमिट होगा फ्रेम के रूप में जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ आ गया ब्रिज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ब्रिज है, यहाँ पे नेटवर्क ब्रिज लगा हुआ है ये। अब यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे पीसीज लगे हुए हैं, PC1, PC2, PC3, तो यहाँ पे एक तरह से पूरा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया राउटर। अब ये चीज़ आप लोगों ने जहाँ पे साइबर कैफे में देखे होंगे, जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप कराने जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ जरूर देखे होंगे, जो अलग अलग सिंक्स यहाँ पे बनी हुई है ना, 4 सिंक वाला जो राउटर है ये। तो इसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कोई नया नहीं है। तो इसके बारे में आप समझ भी लो कि रियल में है क्या है राउटर। तो राउटर का मतलब क्या होता है? राउटर एक इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस है जो कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। क्या है ये? इंटरनेट नेटवर्किंग इंटर नेटवर्किंग क्या है? डिवाइस है जो क्या करता है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसके अंतर्गत एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। यह नेटवर्किंग डिवाइस अलग अलग प्रोटोकॉल पर डिपेंड करती है। राउटर में मैक एड्रेस हमने पहले पढ़ लिया है, तो इससे आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। तो राउटर में मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस काम में लिया जाता है, अर्थात आईपी एड्रेस के आधार पर राउटर डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है। इसी कारण ये अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोटोकॉल पे काम करिए, अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क कर सकता है। तो उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि क्यों ये जो पूरा है मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस में काम में ली जाती है, अर्थात ये आईपी एड्रेस के आधार पर राउटर डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है। इसी कारण से ये अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है। सिंपल है। तो राउटर के बारे में आप इसके बारे में पूरा समझ में आ गया कि यह है क्या राउटर। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। चलो अब यहाँ पे आ गया गेटवे। क्या? गेटवे। तो गेटवे के बारे में हम लोग समझते हैं, तो ये भी आपके लिए इसी के नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर ही आएगा। तो गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक दरवाजे की तरह काम करता है। किसकी तरह? एक दरवाजे की तरह। अब हर रूम का हर चीज़ का अपना एक दरवाजा सिक्योरिटी के लिए, तो सेम यहाँ पे क्या है? गेटवे भी है। तो गेटवे एक क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक दरवाजे की तरह काम करते हैं। गेटवे एक बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस है। क्या है? बहुत ज़्यादा। जिस तरह से गेट होता है ना, अब गेट में तो हालांकि ताला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गेट भी आप लोग समझ सकते हैं। तो गेटवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस है जिसके द्वारा ही हम अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने कंप्यूटर पे और अन्य जो डिवाइसेज हैं जहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता है, इसके द्वारा ही हम अपने जो
कंप्यूटर सिस्टम है या फिर अदर डिवाइसेस हैं, वहाँ पे हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। किसके थ्रू? गेटवे के थ्रू। गेटवे गेटवे ही वह डिवाइस होती है जो दो विभिन्न प्रोटोकॉल, कितने? दो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। तो मतलब ये ऐसी डिवाइस है जो दो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले जो डिवाइस हैं उन्हें क्या करता है? आपस में मर्ज करता है, आपस में जोड़ता है और डेटा का आदान प्रदान करने की सुविधा भी देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या है? गेटवे एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी डेटा को रूट किए जाने से पहले गेटवे से गुजरना पड़ता है। तो जितना भी यहाँ पे डेटा है इसके थ्रू ही गुजरने के निकलना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे इसलिए क्या है? एक एंट्री भी होता है और दूसरा क्या है? एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है। गेटवे के द्वारा हम लैन नेटवर्क को वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गेटवे के द्वारा हम लैन नेटवर्क को क्या? वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है और यहाँ पे क्या? वाइड एरिया नेटवर्क है। बीच में क्या है? गेटवे है। दोनों गेटवे के द्वारा हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखे दिया गया है कि गेटवे के द्वारा हम लैन नेटवर्क को वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यदि हमें कोई ऐसा डेटा प्राप्त करना है जो कि हमारे नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है, तो हम गेटवे का इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। गेटवे के बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे, इंटरनेट के थ्रू सारा काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो गेटवे के बारे में जैसे आपको पता चला तो लगा कि भाई साहब सबसे बड़े ग्रुप क्या कौन है? यही है। इनके द्वारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। किनके द्वारा? गेटवे के द्वारा। तो पूरा जैसे आपके एग्जाम में आता है गेटवे का मतलब क्या है, तुरंत गेट पे आपका ध्यान जाना चाहिए। मतलब गेट मतलब सबसे अच्छा रोल जो अदा करने वाला है। अब इसमें सारे पॉइंट लिख दो जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर गेटवे के बारे में पूरा समझ लिया हम लोग। चलो इसका फिगर पूरा समझ में आ गया ना? फिगर भी समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आ जाता है मॉडम। अब भाई मॉडम क्या है? तो मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है ये? हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग जो उपयोग होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचार मतलब कम्युनिकेशन, क्या? कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन में के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो जो टेलीफोन लाइन है और कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करता है। दूसरे शब्दों में अगर इसे समझे तो मॉडम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉडम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। दोनों ही देखो आ रहे हैं यहाँ पे, इनपुट भी आउटपुट। तो मॉडम क्या है? एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन पर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? दूसरे शब्दों में अगर इसे समझें तो मॉडम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन पर मतलब इस लाइन का यूज किया जाता है, हेल्प ली जाती है यहाँ पे, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सिंपल है, समझ में आ गया ना मॉडम? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? मार्कर भी नीचे गिर चुका है। पेन। चलो तो मॉडम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मॉडम। भाई साहब अभी तो हमने मॉडम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे इसके टाइप भी होते हैं। हाँ जी, टाइप भी होते हैं। तो टाइप के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जिसके टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल मॉडम हो गया, इंटरनल मॉडम हो गया। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जैसे कहीं इंटरनल आ गया तो जरूर एक्सटर्नल मॉडम जरूर होगा, टाइप जरूर होगा। मतलब अगर इंटरनल आ रहा है तो दूसरा एक्सटर्नल जरूर टाइप होगा। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ मॉडम है तो एक्सटर्नल मॉडल हो गया, तो अब यहाँ पे इंटरनल मॉडम आ गया, वायरलेस मॉडम आ गया, और यहाँ पे इन तीनों मॉडल के बारे में हम लोग समझते हैं। मॉडम के बारे में जो एक्सटर्नल मॉडम मतलब बाहरी, और दूसरा इंटरनल मतलब अंदर की ओर। तो अब देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? यह एक तरह का मॉडम है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी हिस्से में केबल का उपयोग करके जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल मॉडम। और दूसरा हो गया इंटरनल मॉडम। इस मॉडल को ऑन बोर्ड मॉडम के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल मॉडम को सिस्टम के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है। तो मतलब दोनों के बारे में समझ गए। एक्सटर्नल है, अलग से केबल के थ्रू जोड़ा जाएगा, और जो यहाँ पे इंटरनल मॉडम है मदरबोर्ड पे अंदर इसे कनेक्ट कर दिया जाता है अंदर की साइड पे। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑन बोर्ड मॉडम के नाम से भी जाना जाता है। ऑन बोर्ड मॉडम के नाम से भी इसे क्या जाना जाता है? किसे? इंटरनल मॉडम को। तो यहाँ पे जो मॉडम है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस मॉडम। क्या? वायरलेस मॉडम। तो मॉडम इस बार वायरलेस के बारे में समझते हैं। तो यह मॉडम केबल के बिना सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। किसके बिना? अब वायरलेस है तो यहाँ पे केबल की कोई नीड तो होगी नहीं, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे यह मॉडम एक केबल के बिना सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। सरल शब्दों में अगर समझें इसे तो वायरलेस मॉडम को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे तीनों मॉडम के बारे में समझ लिया हम लोग, कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस मॉडम। सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आपसे टिप्पणी में अगर कोई भी पूछा जाता है कि मॉडम क्या होते हैं, तो टिप्पणी में ज़्यादा आपको 2-3 पेज भरने का वहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो टिप्पणी के अंदर जो क्वेश्चन रखे जाएंगे वो एक नंबर करेंगे, फिर 2-2 नंबर करेंगे।
है ना। तो मान लो 5 टॉपिक दे दिया है टिप्पणी में, तो अगर मॉडर्न वहाँ पे पूछ लिया जाता तो ज़्यादा इसमें लिखने की नीड नहीं है। मॉडर्न के बारे में बताओ और कितने टाइप के हैं, इससे जल्दी जल्दी लिख दो, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम में पता है ना टाइम बचाना होता है, टाइम सेव करना होता है। नहीं तो एक ही क्वेश्चन उलझे रहोगे, और वो एक क्वेश्चन को आप कितने भी अच्छे से सजा के लिख दो या सारे पॉइंट क्लियर कर दो और दूसरा वहाँ पे ना लिखो, तो मार्क्स किसके मिलेंगे? हमें जिसमें हम लोगों ने लिखा है इसे लिखने पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा कॉपी भरने की मतलब कोशिश तभी करना जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो, है ना। तो सारे क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है आपको और टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट आ गया NICS। इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म अगर समझे तो इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC एक हार्डवेयर घटक है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। जिसके बिना जो कंप्यूटर है उसे नेटवर्क में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब आप एक तरह देखें, जितने भी यहाँ पे डिवाइस हैं सब अपने आप में महारत है, सबके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर घटक है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। यह एक कंप्यूटर में इंस्टॉल सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल नेटवर्क एडाप्टर या फिर ईथरनेट या फिर लैन एडाप्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इसके कनेक्टर के, इसका कुछ अपना नाम है RJ45 कनेक्टर के साथ ईथरनेट केबल का उपयोग करके एक नेटवर्क जैसे कि होम नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, इसे कनेक्ट करने के लिए NIC एक कंप्यूटर विस्तार कार्ड है। ईथरनेट स्टैंडर्ड को लोकप्रियता और कम लागत के कारण लगभग सभी नए कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस सीधे मदरबोर्ड में निर्मित होता है। मतलब ये जो NICS है डायरेक्ट मदरबोर्ड पे ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है NICS के बारे में तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी छोड़ के कुछ नहीं जाना है, कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर के माइंड पर कुछ पता नहीं है कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे यहीं से आएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखो NICS के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला चैप्टर था, चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये मत बोलना कि सर आप बड़ा जल्दी बहुत ही फास्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं सारे पॉइंट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है पूरा कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस नहीं चल रहा है कि 3 महीने तक हम इसे पढ़ाते रहें, आपको पता है फास्ट रिवीजन चल रहा है और अब जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला चैप्टर था वो भी फिनिश हो चुका है, जिसका नाम क्या था, नेटवर्क कनेक्टिविटी। हाँ जी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वो है चैप्टर 8, जिसका नाम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो नेटवर्क से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है DCCN, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, अब कंप्यूटर नेटवर्क ही बचा है, सारे कंप्यूटर नेटवर्क समझते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 8 है हमारा, इसका नाम क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो यहाँ पे हम कुछ ही पॉइंट है उनके बारे में समझेंगे और ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट चैप्टर जो बचेगा वो है चैप्टर 9, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे उस पर और सारे टॉपिक और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर ब्रेक तो आप किसी को चाहिए नहीं, ठीक है। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, तब तक आप यहाँ पे सिलेबस देख लें, पानी वगैरह पी लें, है ना। चलो भाई, हो गया। आपको पता है हमारी घड़ी थोड़ी फास्ट है। अब यूनिट 1 है जो इसका नाम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके सिलेबस की अगर बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल हो गए, कुछ सिक्योरिटी के क्या क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है उसके बारे में। यूजिंग आ सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब जितनी भी सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी पर्पज से सारे पॉइंट इसमें आने वाले हैं। कुछ टूल्स भी आने वाले हैं, पिंग, है ना, IP कॉन्फ़िग हो गया, IP कॉन्फ़िग, नेट स्टेट, सारी चीज़ें इसमें क्या है, सब कुछ ये है। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है जनरली से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जैसे क्रिप्टोग्राफी, इसका मतलब पूछ लिया जाएगा, और सिक्योरिटी के क्या क्या प्रिंसिपल इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस बस इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर पॉइंट हम देखें तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है नेटवर्क सुरक्षा सिद्धांत, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल। क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं ओवरव्यू कि जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है उनकी प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट है मैं सारे पॉइंट लेके आया हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो काफ़ी है।
अगर आपको याद करने की क्षमता आपके पास फास्ट है, याद कर लेते हैं, माइंड पावर ज़्यादा है, तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को बोलते हैं वन नाइट फाइटर। लेकिन इतना नहीं पढ़ना, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी गलती है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं। और गलती की सजा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क सुरक्षा, अगर एक सिद्धांत की अगर बात करें कि नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में समझते हैं कि जो नेटवर्क की सुरक्षा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि नेटवर्क को सुरक्षित रखना। क्या? नेटवर्क को सुरक्षित रखना। इसमें डेटा की गोपनीयता, मतलब जो डेटा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो इसकी सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी। इसमें डेटा की गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो मतलब किया जाता है वो क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत जितने भी टेक्निक हैं, इन सबको डेटा को सिक्योर करने के लिए, अब इनकी इंटीग्रिटी करने के लिए या फिर इसे पाने के लिए, तो इनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उन सबका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, नेटवर्क सुरक्षा सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। और आगे हमारा क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें सुरक्षित संदेश बनाने और पढ़ने के लिए एल्गोरिथम आप लोगों ने डेटा एक्सेस में पढ़ा होगा। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें सुरक्षित संदेश बनाने और पढ़ने के लिए एल्गोरिथम और कुंजी मतलब की का उपयोग किया जाता है। इससे डेटा को सुरक्षित रखा जाता है ताकि कोई अनधिकृत, मतलब जिसे अधिकार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिसे कोई अधिकार नहीं डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो इसे ऐसे इस डेटा को सुरक्षित रखा जाता है ताकि कोई जिसे अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति इसे रीड ना कर सके। जर्नल फॉर्म में से बताता हूँ कि ऐसा डेटा है उसे क्रिप्टेड फॉर्म में सेंड किया जाता है दूसरे के पास। अब दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे समझाता हूँ आप लोगों को ऐसे, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ये यहां से डेटा को क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा येलो कर लेता हूं। डेटा को इसने क्या किया? सेंड करना है इसे कहां पे? इस वाले व्यक्ति के पास, जिसका नाम है बी और इसका नाम है ए। तो ये क्या करता है? इस डेटा को क्या करता है? इनक्रिप्ट करके भेजता है। क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करके, जिससे बीच में जो व्यक्ति कोई और है, अटैकर वगैरह बैठे हैं ये, ठीक है, जो अटैकर है वो इस डेटा को रीड ना कर सके। क्या? इस डेटा को रीड ना कर सके या फिर चेंजेस ना कर सके। ना तो रीड कर सके, ना ही इसमें क्या कर सके? बदलाव न कर सके। इसलिए क्या करता है? इनक्रिप्ट करके इसे डेटा को भेजा जाता है। अब जैसे इस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो ये डेटा यहाँ पे क्या पहुंच गया यहाँ पे। अब ये वाला डेटा जो पहुंचा, अब ये तभी इसे देख पाएगा, रीड कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा जब इसके पास वही की होगी जिससे ये पूरा डेटा को डिक्रिप्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक की होगी इनके पास, जो ये क्या करेंगे? डिक्रिप्ट करेंगे इसकी हेल्प से। तो डिक्रिप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा इन्हें विजिबल हो जाएगा और यहाँ पे जो बी नाम का व्यक्ति है उसे देख लेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। डिक्रिप्ट जो दूसरा व्यक्ति है उसे डिक्रिप्ट करता है अपने की हेल्प से, जिससे ये दोनों जो यहाँ पे महानुभाव हैं ये एक्सेस न कर पाए या फिर रीड न कर सके। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें सुरक्षित संदेश बनाने और पढ़ने के लिए एल्गोरिथम और कुंजी मतलब की का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जाता है ताकि कोई अनधिकारित व्यक्ति, जो यहाँ पे जिसे अधिकार नहीं है कोई व्यक्ति, उसे रीड या पढ़ एक्सेस ना कर सके। तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। तो दोनों के पॉइंट समझ में क्लियर है? दोनों पॉइंट चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आ गया हमारा, सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग, यूजिंग अ सिक्योर प्रोटोकॉल। इसके बारे में, सुरक्षित मतलब सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करना नेटवर्क में डेटा सुरक्षितता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए HTTPS। अब यहाँ पे ये वाला नाम देख लिया ना, अब आपको रुक जाना है, यहाँ पे चीजों को समझना है। तो यहाँ पे चीजों को समझना है। HTTPS, कलर चेंज, HTTP और यहाँ पे लिखा है एक HTTPS। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें S नहीं लगा हुआ है और इसमें S लगा हुआ है। ठीक है, ये
अब दोनों में मतलब क्या है इन दोनों का, जिस URL पे यहाँ पे S लगा होता है उसका मतलब क्या है, ये वाली साइट हमारी सिक्योर है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जो www.youtube.com जहाँ पे वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखेंगे उसके URL पे यहाँ पे S लगा होगा, और जिस साइट पे यहाँ पे S नहीं लगा रहता है इसका मतलब क्या है, ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ देखेंगे xyz.com, ये ऐसी वेबसाइट है, ये सिक्योर नहीं रहती जहाँ पे ये HTTP के आगे S नहीं लगा रहता। जहाँ पे लगा रहता है ये एक सर्टिफिकेट होता है, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये सिक्योर है। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं आता। मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बंद कर देता, थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब आ गया ट्रेवल शूटिंग टूल, तब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये कौन से टूल्स आ चुके हैं, ये ट्रेवल शूटिंग टूल, ये कुछ टूल्स हैं, इसके बारे में समझेंगे, और DSCF सर्वर जो है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, और यहाँ पे वर्क ग्रुप डोमेन नेटवर्क। कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर 8 के अंदर, तो इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ट्रेवल शूट है इसके अंदर क्या होता है, पिंग, आईपो कॉन्फिग, है ना, IF कॉन्फिग, मतलब IP कॉन्फिग हो गया, दूसरा हो गया IF कॉन्फिग। ये पिंग, IP कॉन्फिग और IF कॉन्फिग, नेट स्टैट, और यहाँ पे आ गया ट्रेस राउट, वायर, यहाँ पे वायर शार्क हो गया, Nmap हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये जैसे उपकरण नेटवर्क समस्याओं का समाधान करने में मदद करने के लिए उपयोग होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसमें आ रही हैं, उनका सोल्यूशन, उन्हें सोल्यूशन देने के लिए ये सारे जो यहाँ पे नाम दिए हैं, ये सब क्या करते हैं, उस पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टूल्स हैं। कौन से टूल्स हैं, ट्रबल शूटिंग इन टूल को बोल दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे आ गया DHCP। क्या है DHCP, यहाँ पे सर्वर है, इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सर्वर नेटवर्क डिवाइस को स्वचालित रूप से IP एड्रेस, मतलब जो IP पते होते हैं, और अन्य नेटवर्क सेटिंग का प्रबंधन करने में मदद करता है, मतलब इसका अरेंजमेंट करने में ये हेल्प करता है। कौन, DHCP। अब यहाँ पे नेक्स्ट जिसका पॉइंट है 6 ग्रुप का, वो है वर्क ग्रुप डोमेन नेटवर्क। क्या है वर्क ग्रुप डोमेन नेटवर्क, इसके बारे में समझते हैं। वर्क ग्रुप और डोमेन नेटवर्क को संगठित रूप से संचालित करने के लिए एक उपयोग होने वाला विभिन्न नेटवर्क मॉडल से वर्क ग्रुप का उपयोग छोटे नेटवर्कों के लिए, किसके लिए, छोटे नेटवर्कों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े संगठन मतलब पूरा ग्रुप, बड़े संगठनों में डोमेन नेटवर्क का उपयोग होता है जो सुरक्षा और प्रबंधन को बढ़ावा देता है, मतलब मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रबल शूटिंग, यहाँ पे टूल्स आ गए, वो कौन कौन से हैं, सारे क्या है ट्रबल शूटिंग। अगर किसी के बारे में भी आ जाता है तो आपको इसमें लिखना है ये क्या है, ट्रबल शूटिंग टूल्स है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जो इसका यूज है समस्याओं का समाधान करने के लिए, मतलब जो हेल्पफुल है समस्याओं का समाधान कर लिए, किसके अंतर्गत, नेटवर्क समस्या, जो नेटवर्क के अंदर जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उनके समाधान के लिए, उनको सोल्यूशन देने के लिए इन सारे टूल का यूज किया जाता है। कौन से टूल का, ट्रबल शूट के लिए। अब यहाँ पे DHCP के बारे में हम लोग देख लिया, और वर्क ग्रुप या फिर इसे बोलते हैं डोमेन नेटवर्क, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो जो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 था, इसके बारे में इतने ही पॉइंट थे सारे, और यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ समझ ली है। हाँ, तो यहाँ पे सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल और क्रिप्टोग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रबल शूटिंग टूल्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया, DHCP के बारे में देख लिया, और वर्क ग्रुप डोमेन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसमें इतने ही पॉइंट थे, हम इसमें ज़्यादा पॉइंट और भी नहीं है। तो हमारा जब इसके बाद आ जाता है वो है चैप्टर 9, जो कि लास्ट है, लेकिन बट नॉट द लीस्ट, किसी से कम नहीं है। तो ये हमारा इस पूरे वीडियो लेक्चर का लास्ट यूनिट है। जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने एनर्जी बना रखी है, वैसे अभी तक इसे भी पढ़ने पे वही एनर्जी लगाएं, और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने में पूरी कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग।
तो अभी तक हमने नेटवर्किंग के बारे में देखा, मल्टीपल यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर नेटवर्क के बारे में थे, है ना? कोई कनेक्टिविटी है, कोई आर्किटेक्चर है ना? कोई एड्रेसिंग है। अब यहाँ पे देखो ये जो वायरलेस नेटवर्किंग है उसके बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया है चैप्टर 9 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सिलेबस की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू वायरलेस IEEE 802.11 मैंने आपको बताया था ना, इसे आपको याद रखना है, इस वाले नाम को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो IEEE पूछा जाता है, ये IEEE 802.11, ठीक है। अब यहाँ पे वाई मैक्स एंड लाइफ हाई, आप लोगों ने वाईफाई तो नाम सुना है, लेकिन ये लाइफ हाई क्या हो गया, है ना? तो ये कुछ नया नहीं है। वाईफाई मैक्स एंड लाइफ हाई के बारे में सब पढ़ेंगे, वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन, अब कुछ यहाँ पे ब्लूटूथ पहले से परिचित हैं, आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन हो गए इसके, और कंपैरिजन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ये जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई में क्या डिफरेंस है। तो इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये IEEE 802.11, इसके बारे में समझते हैं कि है क्या रियल में। तो IEEE 802.11 वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक किसे वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड का ग्रुप है। क्या है ये ग्रुप है, कौन से वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कौन IEEE 802.11, इसका कुछ नाम दे दिया गया है। अब ये नाम मैंने आपको पहले बताया था किसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया स्टैंडर्ड समूह 802.11 था, जिसे सन 1997 में, कब 1997 में बनाया गया था। यह वायरलेस लैन की आवश्यकताओं, भौतिक स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर व सेवाओं आदि की व्याख्या करता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, साधारण वायरलेस मतलब जो सिंपल वायरलेस लाइन बनाना होता है, इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या है इसका, तो साधारण वायरलेस लाइन बनाना होता है। लाइन में होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि समय बाउंडेड व असिंक्रोनस सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो इतना हमारा समझ में आ गया इसका IEEE का। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इस चीज़ को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई सारे BSS, इसका मतलब क्या है, BSS का मतलब बेसिक सर्विस सेट जुड़े होते हैं, जो मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसे ESS मतलब ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहा जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को पोर्टल के माध्यम से दूसरे लेन से जोड़ा जाता है। IEEE 802.11 में BSS एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि इसलिए इन्हें IBSS मतलब इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो BSS है वो IBSS है, कई सारे स्टेशनों के बने होते हैं तथा ये स्टेशन आपस में सीधे जुड़े होते हैं। इसमें एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है तथा डेटा एक स्टेशन से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे IEEE के बारे में समझा। और यहाँ पे जो BSS, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक सर्विस सेट, और यहाँ पे ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट, और यहाँ पे ये चीज़ दोबारा हम लोगों ने समझ लिया। और यहाँ पे BSS के अलावा एक और पॉइंट आया IBSS। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है और एक दूसरे रिलेट करके यहाँ पे पॉइंट समझना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके एग्जाम में टिप्पणी पूछ लिया जाता है, टिप्पणी जनरली पूछा जाता है IEEE पे, तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। और यहाँ पे इसके बाद जो आ जाता है वो है कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ IEEE 802 के, कुछ इसके कुछ फैमिली है स्टैंडर्ड, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे IEEE का प्रारंभिक जो वर्जन आया था IEEE 802.11 था, उसके बाद जैसे जैसे नई नई टेक्निक आती गई, इसका विकास होता गया, और वैसे वैसे इन सभी वर्जन यहाँ पे हमारे पास सामने आ जाते हैं। इसके कुछ यहाँ पे वर्जन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्जन है IEEE 802.11, सबसे पहले यही आया था, तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो आया 11 के बाद A लग गया, फिर 11 के बाद B लग गया, फिर इसके बाद G लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या है IEEE के ये वर्जन हैं। अब ये कौन कौन से सर्विस देता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसकी जो फैमिली है, सारी चीज़ें कौन कौन सर्विस में प्रोवाइड कराती हैं। सबसे पहले क्या है, संदेश का वितरण। क्या है, संदेश का वितरण। यह एक प्राथमिक सर्विसेज है, इसके द्वारा संदेश के फ्रेम्स को एक स्टेशन से दूर से स्टेशन पर भेजा जाता है। मतलब कि ये ऐसी एक सर्विस देता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उसे पहुंचाया जा सकता है। जब किसी फ्रेम को एक BSS का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, बेसिक सर्विस सेट, बेसिक सर्विस सेट। जब किसी फ्रेम को एक BSS से दूसरे BSS पर भेजा जाता है तो उस समय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो वही यहाँ पे
संदेश वितरण में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यहाँ पे जब एक बीएसएस से डेटा को दूसरे बीएसएस पे भेजा जाता है तो वहाँ पे कौन सिस्टम का यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाता है, इसके फैमिली के अंतर्गत जो सर्विस और प्रोवाइड कराता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये मैथ वाला नहीं है, समाकलन वाला नहीं है, ये इंटीग्रेशन का मतलब आप समझेंगे। इंटीग्रेशन सेवाओं के द्वारा IEEE पर डेटा को विभिन्न स्टेशनों के बीच में इंटीग्रेट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायर्ड लाइन मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वायर्ड लाइन को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से जोड़ा जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंतर्गत। और एसोसिएशन इसके अंतर्गत क्या होता है, एसोसिएशन के अंतर्गत किसी भी स्टेशन को वायरलेस लैन पर डेटा को ट्रांसमिट तथा रिसीव करने के लिए किसी विशेष बेसिस के एक्सेस पर पॉइंट के साथ कनेक्शन बनाना होता है। किसके अंतर्गत, एसोसिएशन के अंतर्गत। और यहाँ पे पुनः फिर से इसका एसोसिएशन एक बार फिर से होता है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके द्वारा स्थापित एसोसिएशन को एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पर अब ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं किस ऑर्डर में हो रही हैं, सब उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप लोग यहाँ से इसे समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। फिर क्या गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, डी ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर गोपनीयता हो गई। तो इसके बारे में आप डिटेल में भी ना लिखें तो आप ऐसे पॉइंट भी डिनोट कर सकते हैं कि पहले क्या संदेश वितरण होता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर एसोसिएशन, फिर इसके अगेन एसोसिएशन होता है, फिर ऑथेंटिकेशन, फिर डी ऑथेंटिकेशन, और फिर लास्ट में इसकी गोपनीयता, सिक्योरिटी जो भी है। तो इसके बारे में आप लोग डिनोट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जो इसके सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत, उसका नाम है वाई मैक्स। क्या है, वाई मैक्स। माइक्रोमैक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले कभी, अब यहाँ पे देखो वाई मैक्स। तो अपने वाईफाई के बारे में जनरली आपको बताऊँ तो अगर जब आप अपने वाईफाई के बारे में सुना ही होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे कि आपने वाईफाई के बारे में तो जरूर सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, जिसके जरिए आप घरों पर या ऑफिस में इंटरनेट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिनों दिन वाईफाई की जो स्पीड है और उससे जुड़ने वाले डिवाइसेस की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। आप लोग आज के टाइम पे देख ही रहेंगे। उसी प्रकार वाई मैक्स भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मानक है। वाई मैक्स का पूरा जो नाम होता है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, ठीक है, जिससे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन को बनाने के लिए खास तैयार किया गया है। यह वाईफाई के समान ही होता है, लेकिन इसमें कनेक्ट होने वाले डिवाइस और इसकी जो रेंज होती है वो वाईफाई से कहीं ज़्यादा होती है। मतलब जो वाई मैक्स है, जो इसकी स्पीड है, इसकी जो रेंज है, वो वाईफाई से कहीं बहुत ही ज़्यादा होती है किसकी, वाई मैक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अगर इसके फॉर्म समझे कि एग्जाम्पल में हम क्या समझ सकते हैं इसे, तो उदाहरण के लिए एक सामान्य वाईफाई से 16 से 24 यूजर, कितने, एक जो सामान्य वाईफाई है, अगर इस सामान्य वाईफाई की अगर बात करें तो उससे 16 टू 24 यूजर एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जबकि वाई मैक्स के जरिए हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और वाईफाई की रेंज जो होती है 1 से 2 किलोमीटर अधिक हो सकती है, जबकि वाई मैक्स की रेंज 70 से 100 किलोमीटर भी हो सकती है। तो मतलब आज इसकी अधिकतम अगर बात करें तो 1 से 2 किलोमीटर अधिकतम इसकी जो स्पीड है होगी किसकी, वाईफाई की। और जो वाई मैक्स है इसकी जो स्पीड है कितनी हो सकती है, मतलब इसकी जो रेंज है वो 70 से 100 किलोमीटर की भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अगर हम दे सकते हैं वाईफाई और वाई मैक्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से भी, यहाँ एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। वाई मैक्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और यहाँ पे जो आ जाता है हमारा पार्ट ऑफ वाई मैक्स, इसके कितने पार्ट हैं, तो वाई मैक्स सिस्टम पे वाई मैक्स टावर और वाई मैक्स रिसीवर जैसे दो भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके पार्ट की अगर बात करें तो दो प्रकार में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वाई मैक्स टावर, और दूसरा क्या है, वाई मैक्स रिसीवर, ठीक है। इसके दो पार्ट, दो भाग में शामिल है। वाई मैक्स टावर का जो काम क्या होता है, वाई मैक्स टावर एक सेल फोन टावर के समान है और यह 3000 वर्ग मिली जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में सिग्नल कवरेज प्रदान करता है। और वाई मैक्स रिसीवर जो होता है वो एंटीना और रिसीवर एक छोटा बॉक्स हो सकता है जिससे वर्तमान में वाईफाई एक्सेस जैसे लैपटॉप में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग पार्ट ऑफ वाई मैक्स के अंतर्गत ये दोनों चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कितने पार्ट में डिवाइड है, वाई मैक्स टावर और वाई मैक्स रिसीवर में। कोई दिक्कत नहीं आता। और दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि वाईफाई और वाई मैक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। जो वाईफाई की रेंज क्या होती है, 1 से 2 किलोमीटर अधिकतम होती है, और जो वाई मैक्स है इसकी जो रेंज होती है 70 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। मतलब जो वाई मैक्स है वो ज़्यादा पावरफुल है वाईफाई से। अभी आप देखो फीचर ऑफ वाई मैक्स के क्या है, कुछ फीचर्स भी है ना। तो फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो पहला यहाँ पे जो फीचर है वाई मैक्स की जो सबसे पहली खासियत यह है कि इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है।
ये कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ मीलों तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो वाई मैक्स में प्रयोग किए जाने वाले एंटीना बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिस कारण इसकी जो स्पीड होती है 40 Mbps तक हो सकती है, जो कि ज़्यादा दूरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे फीचर की अगर बात करें तीसरे फीचर की, तो वाई मैक्स के जरिए हम कहीं भी किसी ऐसे स्थान पर भी इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करा सकते हैं, फिर मुहैया करा सकते हैं जहाँ पर केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुँचाना मुश्किल हो सकता है। तो इसके हेल्प से हम वाई मैक्स वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और वाई मैक्स के जरिए हम एक साथ सैकड़ों हज़ारों उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की सर्विस मतलब उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कभी भी कहीं भी इसका प्रयोग करके हाई इंटरनेट स्पीड सर्विस दी जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर समझें तो किसी जगह पर कोई इवेंट होना है जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट मुहैया कराना है, मतलब उपलब्ध कराना है, तो ऐसे में हम वाई मैक्स वहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है कि वहाँ पे वाई मैक्स का ही यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर ऑफ वाई मैक्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया और वाई मैक्स और वाई फाई में दोनों में डिफरेंस भी हम लोगों ने समझ लिया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नेटवर्क सिक्योरिटी। कुछ ही इसमें पॉइंट और बचे हैं, फिर यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हो सकता है। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसके नाम से पता चल रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है। अब कोई अपना एक नेटवर्क होगा, अब किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से पॉइंट होंगे इसके अंतर्गत, और क्या होगा, बस इतना ही है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिना अनुमति की एक्सेस, हैकिंग तथा डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसे हम शॉर्ट बोल देते हैं डॉस, अटैक, वायरस, वॉर्म्स आदि से सबसे बचाया जाता है इसके अंतर्गत, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक, किसी नेटवर्क को। अब नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होती है, इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। अब सबके द्वारा इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसका एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वही से इंप्लीमेंट कर सकता है। किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि फायरवॉल। अब फायरवॉल मतलब एक तरह से वाल मतलब होता है ना दीवार, जिससे कि नॉर्मल अटैक को सह सकता है, तो सेम यहाँ पे एक फायरवॉल है जो अटैकर को थोड़ा सा संभाल सकता है, वायरस से बचा सकता है, तो मतलब एक तरह से पूरी लेयर। तो जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आईडीएस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, फायरवॉल नहीं सुना है तो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है सबसे पहले। तो हालांकि आजकल विंडो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गई, तो बहुत कम ही इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब भी आप सिस्टम नया लेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल होकर एंटीवायरस मिलता है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग समझ लिए। और यहाँ पे अब जो हमारा पॉइंट आ जाता है कि नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब आपसे पूछ लीजिए कि नीड क्या है, तो आपको पता है कि सिक्योर करने के लिए अपने डेटा को, है ना, अगर किसी के पास पहुँच गया अनऑथराइज्ड यूजर के पास, जिसे हमें नहीं शो करना चाहते उस डेटा को, या फिर जिसके पास नहीं पहुँचाना चाहते हैं, तो उसका गलत यूज कर सकता है वो। तो इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही चीज़ में बताया गया है कि नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत क्या होती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है, जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। इंटरनेट में यूजर की महत्वपूर्ण और गोपनीयता जानकारी को हैकर तथा अटैकर से बचाने के लिए, और डेटा तथा सूचना को अनऑथराइज्ड एक्सेस, लॉस तथा मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम पे क्या होता है, कुछ चीज़ आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और उस सॉफ्टवेयर से कोई एक ऐसी फाइल उसके अंदर रखी जाती है जिससे आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाती है, और सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है, जो आपका पुराना डाटा है वहाँ पे एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बनते जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है उस टाइम पे सिस्टम स्लो हो जाता है और वहाँ पे क्रैश हो जाता है पूरा सिस्टम। ये सब कुछ अगर तो आप अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर अलग वेबसाइट से किसी से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जनरली कुछ ना कुछ आ जाता है, उसके साथ साथ कोई ना कोई फाइल, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी था, और यहाँ पे कुछ इसके प्रिंसिपल हैं, गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इसके कुछ गोल्स हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंटियलिटी, ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। कॉन्फिडेंटियलिटी अर्थ इसका मतलब क्या होता है कि केवल सेंडर तथा रिसीवर ही मैसेज को देख सकते हैं, अर्थात एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कॉन्फिडेंटियलिटी तब तक खत्म हो जाती है जब तक अनऑथराइज्ड व्यक्ति मैसेज को एक्सेस कर लेता है, तब ये पूरी क्या होती है, जो इसकी कॉन्फिडेंटियलिटी वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, और ये सारी चीज़ें पॉइंट हो गई यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे पॉइंट ही हैं जो इसके अंतर्गत सारे यूज किए जाते हैं। ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना, मतलब जिसकी पहचान है उसे क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना। अर्थात यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह वही व्यक्ति है, कोई दूसरा तो नहीं है। ये होता है ना, उसे पहचान करना, है ना। तो एक तरह से ये भी ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत किया जाता है। और इंटीग्रिटी के अंतर्गत क्या होता है, इंटीग्रिटी से तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या है कि मैसेज में कोई बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है, तो उसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी से हम ये समझ सकते हैं कि मैसेज में कोई बदलाव नहीं होना, इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है अगर जब तक उसमें कोई बदलाव ना हो।
जैसे वहाँ पे मैं किसी मैसेज पे बदलाव हो जाता है, फिर चेंजेस हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रिटी वहाँ पे उसकी नष्ट हो जाती है। तो तब तक कि मैसेज में कोई बदलाव नहीं होता है। सेंडर के मैसेज सेंड करने के बाद मैसेज में कोई बदलाव जैसे कि अल्टर, इंसर्ट, डिलीट आदि किया जाता है, तो उसकी इंटीग्रिटी समाप्त हो जाती है। सिंपल है। अब यहाँ पे नो रिपीडिएशन, इसका मतलब क्या है? कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कोई यूज़र मैसेज भेजता है, परंतु बाद में कहता है कि यह मैसेज मैंने नहीं भेजा। क्या है कि जब कोई यूज़र मैसेज भेजता है, फिर लास्ट में बोलता है कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है, तो नॉन रिपीडिएशन ऐसे किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी को नहीं मानता। अर्थात नॉन रिपीडिएशन सेंडर को मैसेज भेजने के बाद मना करने की आज्ञा नहीं देता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें में कुछ पॉइंट है, ऑथेंटिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, नॉन रिपीडिएशन हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कॉन्फिडेंटियलिटी इसके बारे में। तो किसके अंतर्गत आते हैं? कुछ गोल्स हैं सिक्योरिटी के, इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके कुछ ये चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल हो गया और अवेलेबिलिटी। अब एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? ये सुनिश्चित करता है कि कौन यूज़र कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकता है और कौन सी एक्सेस नहीं कर सकता। तो किसके अंतर्गत आता है? एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत। और अवेलेबिलिटी का मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा? अवेलेबल रहना। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यह कहता है कि जो रिसोर्सेस है वह केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए ही उपलब्ध होगा, बाकी को नहीं। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ बस आप ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, मतलब ये मार्कर आप ही के लिए है और किसी और के लिए तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड दूसरे यूजर इसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पे इस मार्कर किस तरह से इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अपना सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, उसमें भी पासवर्ड आप लोग लगा के रखते होंगे कि मैं ही इसे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर जिसे पासवर्ड पता है वही इसे यूज़ कर सकता है, दूसरे व्यक्ति इसे यूज़ नहीं कर सकता, मतलब ऑथराइज्ड जो यूज़र वही उसे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा समझ लिया। अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी के क्या गोल्स हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या गोल्स हैं? उसके बारे में समझाओ। तो यहाँ पे कुछ इस वे में आपको समझाना है। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताना है और इसकी नीड के बारे में बताना है और इसके कौन-कौन से गोल्स हैं, इन्हें आपको हेडिंग को याद रखना है। कॉन्फिडेंटली हो गया और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, नॉन रिपुडिएशन हो गया और यहाँ पे आ गया एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी। ठीक है? तो यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए? अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे और बच जाते हैं। सबसे पहले वाई-फाई नहीं, लाइ-फाई। क्या है? लाइ-फाई के बारे में आप समझते हैं। तो लाइ-फाई एक क्या होता है? एक प्रकार का वायरलेस कनेक्शन है, जो वाई-फाई की तुलना में 100 गुना तेज होता है। क्या? 100 गुना, 100 गुना तेज होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें, जहाँ आप अपने लाइट स्विच का ऑन करके हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम कल्पना कर सकें, तो जो मतलब एक तरह समझें, जो वाई-फाई होता है, वो लाइ-फाई की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम माना जाता है और यहाँ पे लाइ-फाई क्या है? इससे 100 गुना फास्ट है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लाइ-फाई का? तो लाइट फाइडेलिटी। तो ये इसका क्या है? ये फुल फॉर्म है। और लाइ-फाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइसेस के बीच डेटा और स्थिति ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। ठीक है? तो ये था पूरे लाइ-फाई के बारे में। जनरली आपसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन वाई-फाई या लाइ-फाई या फिर वाई-मैक्स या फिर वाई-फाई या फिर ब्लूटूथ या वाई-फाई, में सब में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसको छोटे-छोटे पॉइंट है जो टिप्पणी में पूछ लिए जाते हैं। ये देखेंगे सब कुछ मिलेगा आपको एग्जाम में, जितना कुछ मैंने आपको बताया ना, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिर वहाँ पे आप लोग देखेंगे, हाँ, शायद इसे सही से याद कर लिया होता। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका है वो है वाई-फाई। अब जो हम वाई-फाई के बारे में इतना पढ़े हैं, देखे हम लोग वाई-फाई यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, जिससे थोड़ा-सा नॉलेज भी हो जाए, है ना? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो वाई-फाई का जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है? वाई-फाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्निक है, जो कि कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसों को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। अब आप लोग वायर लगा के तो वाई-फाई कनेक्ट नहीं करते हैं, वायरलेस ही है, तो इसका मतलब इसे क्या बोला जाएगा? वायरलेस बोला जाएगा। और वाई-फाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि रेडियो तरंगों का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाती है, तथा इसके द्वारा हमें डिवाइसों में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वायर केबल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? अब यहाँ पे वाई-फाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निर्माण करना पड़ता है। मतलब ये हॉटस्पॉट क्या है? कोई एक एरिया है, तो इतना एक इस एरिया पे जाके आपको वाई-फाई कनेक्ट हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर आपको पासवर्ड उसका मालूम है तो। तो वाई-फाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निर्माण करना पड़ता है, तथा यह हॉटस्पॉट क्षेत्र वायरलेस एडाप्टर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। वाई-फाई का मुख्य लाभ यह है, यह सभी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस तथा प्रिंटर के साथ कंपैटिबल होता है। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे ब्लूटूथ, एक ब्लूटूथ भी है ना, कीबोर्ड ब्लूटूथ लगाते हैं, तो उसका कुछ अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहीं से कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं उसे, अपने सिस्टम को।
या फिर इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब टेक्निक है इसके, तकनीकी रूप में अगर इसके बोले तो जो वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN का एक प्रकार है जो 802.11 IEEE नेटवर्क स्टैंडर्ड पर आधारित है तथा इसे IEEE ने 1997 में विकसित किया था, जब इन्होंने सबसे पहले 802.11 वाईफाई विकसित किया था। उस समय इसकी स्पीड क्या थी, 2 Mbps थी। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा वाईफाई के बारे में। और यहाँ पे वाईफाई पढ़े, लाईफाई पढ़ा, वाईमैक्स पढ़ा, ब्लूटूथ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े हमने। नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और फीचर्स ऑफ वाईमैक्स और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। नेटवर्क सिक्योरिटी आपको पढ़ना है, ये होती क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, इसके गोल्स कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ और सबने आप लोगों ने अभी से पढ़ लिया है। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये सारी जो बातें कर रहा हूँ तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब हम इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारा ये जो यूनिट है पूरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली एक लंबी सांस लीजिए और बोलिए कि हाँ फाइनली हमने कवर कर लिया है। अब इसे दोबारा इसमें नोट्स आप लोग बना सकते हैं। इसका जो PDF है आपका, PDF नोट्स कहाँ पे मिलेगा तो उसे मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको SS एफर्ट इसे सर्च करना है इस नाम को, तो वहाँ के उसके अंदर ये सारे PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर जाना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके तो उनकी भी हेल्प कर देना, क्या ही जाएगा आपका, है ना। तो सबका भरोसा जीतते रहो और हेल्प करते रहो, यही जीवन का आधार है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने आपके जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है किसका, IWT का, उसके लेक्चर के साथ। तो इसका पूरा रिस्पॉन्स ही बताएगा कि हमें आगे वाला लेक्चर लेना है या मुझे आपको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका पूरा सपोर्ट जो है, इसका हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, कितना, तो जल्द से जल्द इतना कर देंगे। तो इसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आगे वाला लेक्चर जो IWT का वो हमें कब लेना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए।